हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। माई सेल्फ निखिल राज पुरोहित एंड आई वेलकम यू टू फिजिक्स बाय निखिल राज। तो देखो, सबसे पहले तो तुम मुझे एक थोड़ा सा अलग आउटपुट में अब देख रहे हो, है ना। लास्ट का जो अपना पूरा क्रैश कोर्स था वो मैं उम्मीद करता हूँ तुमने बहुत बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर लिया होगा। और अभी मैं जो है वो थोड़े हॉलीडेज हैं तो अपने घर पे आ गया हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास जो डिजिटल बोर्ड वाला सेटअप जो है वो नहीं है। तो मैं अभी तुम्हें अपने जो पुराने लुक के अंदर पुराना जो अपना सिस्टम था उससे वीडियो जो है वो रिकॉर्ड करके भेज रहा हूँ, ठीक है ना। मुझे पता है मेरे लिए भी थोड़ा सा ये अलग है, ठीक है। डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाने का एक अलग तरीका होता है और इस पे पढ़ाने का तरीका एक अलग है, ठीक है। और जब अपने स्टार्ट किया था तब से लेकर के अब तक 1 महीना तो हुआ है अपने को डिजिटल बोर्ड पे आए, ठीक है। तो काम अपना नहीं रुकना चाहिए और मैं नहीं चाहता ये क्रैश कोर्स जो अपना रुके। तो वो इनपुट भी वो का वही है, ठीक है। वही मैंने पीपीटी उसी तरीके से प्रिपेयर कर रखी है, स्लाइड्स प्रिपेयर कर रखी है, जिसके नोट्स तुम्हें प्रोवाइड हो जाएंगे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, ठीक है। तो इसको भी, इन वीडियोज को भी आप उतना ही सपोर्ट देंगे, ठीक है, केयर देंगे जितनी आपने जो अपना पिछला पूरा क्रैश कोर्स जो है उसको आपने सपोर्ट किया है, ठीक है। समझाने के तरीके में कहीं कोई चीज नहीं आएगा, वो का वो मैं हूं, वो के वो तुम, ठीक है। हाँ, बस ये है कि पहले मैं तुम्हारे जो स्लाइड्स थी उसके पूरी पे दिखता था, अब तुम्हें बस वो कोने में दिखूंगा, ठीक है। और यही इसी से अपना पूरा पूरा चैनल ग्रो हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि अपने इसमें बढ़िया नहीं कर सकते, अपने इसमें भी बहुत शानदार कर सकते हैं, ठीक है। जितनी पॉजिटिविटी के साथ मैं आया हूं उतनी पॉजिटिविटी के साथ आप आएंगे और अपने आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और अभी जो है वो वीडियो फटाफट फटाफट आने की मेरी ट्राई रहेगी, पूरी ट्राई रहेगी अपने कि अपने जो वीडियो है वो बहुत फास्टली आ जाए, ठीक है। तो देखो, स्टार्ट करते हैं अपने न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स। देखो, अब जो 3 सब्जेक्ट की मैं बात करने जा रहा हूं, ठीक है। पहला है अपना न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स। इसके अंदर क्या है, पार्टिकल फिजिक्स वाला जो पोर्शन है वो शायद स्टूडेंट्स के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए टफ पड़ेगा जिन्होंने अब तक पढ़ नहीं रखा, ठीक है। और क्योंकि उसमें ज्यादातर चीजें जो है वो याद रखने वाली है। और न्यूक्लियर के अंदर वैसे तो थोड़ा कुछ है पढ़ने के लिए, लेकिन जो सेल मॉडल है ना, मेनली क्वेश्चन उसी से आएगा और स्पिन पैरिटी से ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और स्पिन पैरिटी में भी वो ऐसा नहीं तुमको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स देगा, जहां की नॉर्दर्न रूल लग रहा होगा, ठीक है। ओड ओड तुम्हारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे। मुझे ऐसा लगता है बहुत ही सिंपल तरीके का इक्वेशन आएगा जिसके अंदर तुम्हें या तो ओड इलेक्ट्रॉन, ओड प्रोटॉन मिलेंगे या ओड क्या मिलेंगे, न्यूट्रॉन्स मिलेंगे। और वहां से आपको जो सेल मॉडल है उसके अकॉर्डिंग अपने न्यूक्लियॉन्स है वो फिलअप करके स्पिन पैरिटी आपको निकाल के देनी है, ठीक है। और इसके अलावा एक इस बार जो नया टॉपिक इन्होंने ऐड किया आरपीसी में, ड्यूट्रॉन। तो ड्यूट्रॉन की जो प्रॉपर्टीज है, ठीक है, वहां से क्वेश्चन आ जाएगा। प्रॉपर्टीज मान लो आप 5-7 प्रॉपर्टीज है और वो अपने लिए बताने की बात करें तो उसको 2 मिनट का वो काम है, ठीक है। तो वहां से आपको न्यूक्लियर में क्वेश्चन मिल सकता है। पार्टिकल फिजिक्स के अंदर आपको जो कॉम्बिनेशन होता है, जैसे कि मतलब मान लो कोई भी पार्टिकल, मतलब मान लेते हैं पाई प्लस है या पाई माइनस है, ठीक है। तो ये इनका क्वार्क कॉम्बिनेशन क्या होगा, है ना, ये किस तरीके से बने होंगे, उनसे आपके क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो काफी ज्यादा है, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपने चलते हैं और स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आ जाओ, देखो सबसे पहले क्या आता है, न्यूक्लियर सेल मॉडल, ठीक है। न्यूक्लियर सेल मॉडल क्या था, जिस उन्होंने ये न्यूक्लियर्स के बारे में जब बात हो रही थी तो इन्होंने बताया कि कुछ कुछ न्यूक्लियस ऐसे हैं जिनको अपने डिस्कवर किया किन के बेसिस पे, हिसाब से बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, और जो अपना बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और एटॉमिक मास नंबर, इन दोनों के बीच जब ग्राफ बनाया गया तो ये ऑब्जर्व किया गया कि अपने पास कुछ कुछ नंबर्स वाले जो न्यूक्लियस है जिनके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जो नंबर हैं वो कुछ इस प्रकार हैं, 2, 2, 8, 20, 28, 50, 82 और 126। इन वाले जो न्यूक्लियस है वो ज्यादा स्टेबल है, मतलब जिसके लिए प्रोटॉन या न्यूट्रॉनों की संख्या जो है वो मैजिक नंबर के इक्वल होगी, वो ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। अच्छा, तो जिनके अंदर ये नंबर वाले न्यूक्लियॉन्स है, ठीक है, प्रोटॉन है या न्यूट्रॉन है, उन्हें कहा गया क्या, मैजिक न्यूक्ली। और जिनके लिए ये दोनों ही हो, मतलब प्रोटॉन भी तुम्हारा मैजिक नंबर वाला है और न्यूट्रॉन भी तुम्हारा मैजिक नंबर वाला है, तो उनको बोल दिया गया डबली मैजिक नंबर, ठीक है ना। डबली मैजिक नंबर वाले न्यूक्लियन को बोल दिया गया, ठीक है। अब देखो, जहां भी तुम्हारे पास पार्टिकल्स होंगे, चार्ज पार्टिकल होंगे, ठीक है, न्यूक्लियस है तो उसके अंदर न्यूक्लियर फोर्स लग रहा है, ओके। अब इतनी मैं उम्मीद रखता हूं कि तुमने इससे पहले जो न्यूक्लियर फिजिक्स वाला अपना जो क्रैश कोर्स वाला वीडियो वो देख लिया होगा, है ना। तो देखो, अब प्रत्येक सिस्टम के अंदर कोई ना कोई पोटेंशियल होता है, ठीक है। तो जब न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर बताने की बात आई तब ये माना गया कि जिस प्रकार एटम के अंदर अपने क्या करते हैं, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2, इस तरीके से फिलअप करते हैं, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार से अपने पास न्यूक्लियर सेल मॉडल के अंदर भी क्या होगा, ठीक वैसा ही पोटेंशियल होगा, ठीक है। कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, मतलब ठीक वैसा तो नहीं बोल सकते। तो जो पोटेंशियल इन्होंने डिफाइन किया और जिसकी हेल्प से इजी हुआ डिफाइन करना, तो वो अपने पास आया माइनस का v0 प्लस 1/2 m ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर प्लस v l, s,
ठीक है। ये जो सेकंड वाली टर्म है ये है स्पिन ऑर्बिट कपलिंग की वजह से। अब आप कहोगे सर न्यूक्लियस के अंदर कौन सी स्पिन ऑर्बिट कपलिंग होने लगी? बिल्कुल होगी, न्यूक्लियस के लिए भी एल नंबर होगा, न्यूक्लियस के लिए भी एस नंबर होगा, ठीक है। अरे वो जो प्रोटॉन है न्यूट्रॉन की स्पिन भी तो है, स्पिन हाफ पार्टिकल ही तो है, ठीक है। तो एक टर्म अपने पास ये आएगी, ठीक है, और दूसरी टर्म किसके पास होगी? माइनस वी नॉट प्लस 1/2 m ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। तो ये अपने पास एक तरीके से देखा जाए तो ट्रंकेटेड हार्मोनिक ऑसिलेटर बन गया। तो जो पोटेंशियल न्यूक्लियस का वो हार्मोनिक ऑसिलेटर प्लस VLS स्पिन ऑर्बिट कपलिंग वाला मिलके VR अपने पास बनता है, ठीक है। तो जो मेन पहले क्या था, उन्होंने ये VLS वाली टर्म जो है वो इंक्लूड नहीं की थी, इसके बाद उन्होंने इसको क्या किया? इंक्लूड किया। जब इसको इंक्लूड किया ना तब सारे मैजिक नंबर क्या हो गए? डिफाइन हो गए। लेकिन जब इसको इंक्लूड नहीं किया था तब सारे के सारे मैजिक नंबर डिफाइन नहीं हो पाए थे, सिर्फ इसको लेकर के, ठीक है। तो ये अपने पास VLS जो है वो काफी हाईलाइट रहता है। तो यहां से क्वेश्चन ये बन सकता है कि कौन सी टर्म थी, ठीक है, जिसको यूज करने के बाद अपना जो न्यूक्लियस सेल मॉडल जो है वो कंप्लीट हुआ था और चीजें इजीली डिफाइन हुई थी। तो वहां अपने पास सिंपली आता है ELS कपलिंग जो है, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग जो है, इसको अपने इंक्लूड किया था, ठीक है। अब देखो अपने पास क्या कि जो लेवल्स बनते हैं, ठीक है, जिस प्रकार तुमने देखा एटॉमिक फिजिक्स में देखा होगा तुमने, ठीक है, एनर्जी लेवल्स जो है उनके बीच में गैप आता है, ठीक है ना, कि जो L है और S है इससे क्या बनता है? J बनता है। तो एक तो क्या जाएगा L, मान लो L नॉट इज इक्वल टू 0 और ये S हो, तो ये क्या बनेगा? एक L प्लस S ही तो होता है, L माइनस S2 लेकर के L प्लस S होता है ना, मतलब L माइनस 2 और ये L प्लस 2, ठीक है। तो L प्लस 2 वाला नीचे जाता है, L माइनस 2 वाला नीचे, L माइनस 1/2 वाला नीचे जाता है, L प्लस 1/2 वाला नीचे जाता है और L माइनस 1/2 वाला ऊपर जाता है। क्यों जाता है? वरना तो उल्टा चाहिए था, एटॉमिक में तो उल्टा था, पर यह माइनस साइन है, ठीक है, इसकी वजह से ही ऊपर नीचे। और ये जो गैप जो है कि कितना ज्यादा गैप आएगा, ये गैप जो है ये अपने अकॉर्डिंग टू आता है 2L प्लस 1 के हिसाब से। कितना आता है? ये जो गैप है अपना, हमेशा ये जो गैप आएगा 2L प्लस 1 के अकॉर्डिंग। तो यहां से ये क्वेश्चन आपके पास आ सकता है कि जो गैप है वो किसके अकॉर्डिंग आता है? तो ये 2L प्लस 1 के अकॉर्डिंग आता है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात देखो, अब इसके अकॉर्डिंग, अब अपने को पता चल गया इसके अकॉर्डिंग अपने को क्या करना है? कॉन्फ़िगरेशन एक बनाना है। उस कॉन्फ़िगरेशन को तुमने बहुत बढ़िया तरीके से नोट्स में अपने पढ़ रखा होगा, ठीक है। मैं तुम्हें क्रैश कोर्स के अंदर इसकी जनरल टर्म्स बता देता हूं कि ये टर्म्स जो है वो कुछ इस प्रकार से होती है और आपको ये ऑर्डर याद रखना है। 1S 1/2, 1P 3/2, 1P 1/2, 1D 5/2, 2S 1/2, 1D 3/2, 1F 7/2, 2P 3/2, 1F 5/2, 2P 1/2, 1G 9/2 और 1G 7/2, ठीक है। इसमें एक चीज याद रखो, नीचे तो सिंपल ही चलेगा 1S 1P 1D और 2S, ठीक है। अब देखो अपने पास S के लिए, S क्या है? S की बात करें तो S के लिए L कितना है? 0 है, ठीक है। और इसके लिए इसके लिए सिंपल टर्म क्या आ जाएगी? S 0 हो गया। S इसके लिए क्या हो गया? स्पिन देखें, स्पिन कितनी है? हाफ है, ठीक है। L इसके लिए कितना होगा? 0 होता है। S के लिए L कितना होता है? 0 होता है। तो स्पिन हाफ पार्टिकल है अपने पास, ठीक है। स्पिन हाफ अगर पार्टिकल होगा अपने पास, ठीक है ना, तो उसके लिए J कितना आ जाएगा? 1/2 आएगा, ठीक है। तो S L और ये आ गया 1/2, ठीक है। तो इसे टर्म्स तुम्हें याद होगी, 1S 1/2, 1P 3/2, 1P 1/2, 1D 5/2, 2S 1/2, ठीक है। इस तरीके से चलती है। अब इसमें न्यूक्लियॉन्स कितने भरे जा सकते हैं? अगर ये J है तो इसमें भरे जा सकते हैं 2J + 1। कितने? 2J + 1, ठीक है। 2J + 1 इलेक्ट्रॉन भरे न्यूक्लियॉन्स जो है वो भरे जा सकते हैं। तो इसमें 2 करोगे, 2 × 1/2 तो 1 बनेगा, ठीक है। 1 + 1 करोगे 2 बनेगा, मतलब इसमें 2 भरे जा सकते हैं। इसमें 3 है तो इसमें 4, इसमें 1 है तो इसमें 2, इसमें 5 है तो इसमें 6, इसमें 1 है तो इसमें 2, इसमें 3 है तो इसमें 4, ये 7 है तो इसमें 8 है ना। 7/2 × 2, तो 2 से 2 तो कटेगा तो 7 बचेगा, 7 + 1 क्या हो गया? 8 हो गया, ओके, ठीक है, कोई समस्या नहीं, ओके। तो इस प्रकार से इसमें भरे जा सकते हैं। एक चीज यहां पे याद रखना, ऑर्डर ये कही है, बस 2 पूरा होने के बाद, 1S पूरा होने के बाद, 1P होने के बाद यहां तो स्प्लिटिंग तो होगी, है ना। P के 2 बनेंगे, 1/2 है, L का मान कितना है? S का मान कितना है? 1/2, L का मान कितना है? 1, तो 1 से 1 गया, 1 से 1/2 गया तो हाफ आएगा, 1 में 1/2 जुड़ा 3/2 जाएगा। प्लस वाला हमेशा नीचे जाएगा, माइनस जो माइनस वाला है छोटा वाला वो हमेशा कहां जाएगा? ऊपर जाएगा, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात देखो कि अपने पास जो ये है क्या बोलते हैं, जो D वाला आएगा ना, इससे ऊपर जो भी आएगा, P के बाद जो भी आएगा ना, ये एक दूसरे के अंदर घुस जाएंगे, ठीक है। तो 2S जो है वो 1D से पहले आएगा, ये याद रखना। यहां P वाला बीच में घुस जाएगा तो 1F 7/2, 1F 5/2, लेकिन
P के अंदर नीचे कौन सा आता, 1/2 इधर है, 3/2 इधर है, तो 3/2 वाला नीचे आता, ठीक है। तो ये इसमें इसके बीच में आकर के यहाँ घुस जाएगा, ये तुमको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। ये ऑर्डर तुमको याद होना चाहिए, 1s 1/2, 1p 3/2, 1p 1/2, 1d 5/2, 2s 1/2, 1d 3/2, 2-3 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। मुझे तो ये बहुत बढ़िया तरीके से याद था और उम्मीद करता हूँ तुम्हें भी याद हो जाएगा। अब इसकी हेल्प से क्या करते हैं, अपने निकालते हैं स्पिन और पैरिटी। कैसे निकालते हैं देखो कि, और किसको काउंट करेंगे, मतलब फिलअप जब अपने करेंगे सेल मॉडल के अंदर न्यूक्लियस जब फिलअप करेंगे तो वो किस तरीके से फिलअप करेंगे वो देखो। अगर अपने पास किसी न्यूक्लियस के अंदर ओड क्या है, न्यूट्रॉन है, और इवन क्या है, प्रोटॉन है, ठीक है। तो जो इवन होगा ना, जो इवन होगा वो तो डायरेक्ट हो जाएगा 0 पॉजिटिव, ठीक है। जिसकी जो स्पिन होगी, जिसका जे क्वांटम नंबर जो होगा वो हो जाएगा अपने पास टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर जो होगा वो हो जाएगा 0, और पैरिटी जो इसकी वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो ये क्या होगा, जो पी है, ठीक है, जिसके लिए इवन है, चाहे वो प्रोटॉन हो चाहे न्यूट्रॉन हो, न्यूक्लियर नंबर अगर अपने पास इवन है तो वो 0 पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। अब डिसाइड स्पिन पैरिटी अपने को बोल दे, मतलब मान ले कोई भी अपने को स्ट्रक्चर दे दी, मान लो तुमको दे दी 3Li7, ठीक है। तो 3Li7 के अंदर क्या है, 3 अपने पास प्रोटॉन है और 4 अपने पास क्या है, न्यूट्रॉन है। अब न्यूट्रॉन क्या हो गए, इवन हो गए, न्यूट्रॉन क्या हो गए अपने पास, इवन हो गए। तो हम न्यूट्रॉनों की बात ही नहीं करेंगे, हम किसको फिलअप करेंगे, ओड वाले को फिलअप करेंगे। तो अगर प्रोटॉन इवन है तो हम प्रोटॉन की बात नहीं करेंगे, हम न्यूट्रॉन के हिसाब से फिलअप करेंगे। अगर न्यूट्रॉन क्या है, इवन है, तो हम किसके हिसाब से फिलअप करते हैं, प्रोटॉन के हिसाब से फिलअप करते हैं, ठीक है। और अगर दोनों ही इवन हो तो कुछ फिलअप नहीं करना, डायरेक्ट पैरिटी कितनी हो जाएगी, 0 प्लस हो जाएगी। अगर दोनों ही ओड हो तब दोनों का रोल आएगा, तब दोनों का रोल आएगा। और वो रोल क्या कहता है, रोल ये कहता है आप नॉर्दर्न रूल के हिसाब से चलो, और नॉर्दर्न रूल आप एटॉमिक फिजिक्स में पढ़ चुके हो, ठीक है ना। नॉर्दर्न रूल ये कहता है चारों को जोड़ दो, दोनों की स्पिन और दोनों की एक तो वो क्या बोलते हैं, एंगुलर क्वांटम नंबर, ठीक है, और ऑर्बिटल क्वांटम नंबर जो है वो जोड़ दो, ठीक है। जे कहां से आएगा, जे अपने पास यहां से आएगा, अरे है कि नहीं, मान लो अपने मान लेते हैं फिलअप कर रहे हैं, अपने फिलअप कर रहे हैं, ठीक है। और अपना जो फिलअप है वो यहाँ पे तुमने 2 फिल कर दिए, यहाँ तुमने 3 फिल कर दिए, और यहाँ पे तुम पहुंच गए, ठीक है। लास्ट जो है तुम्हारे पास, तुम्हारा जो न्यूक्ली है वो आया है 1p 1/2 में, है ना। मान लेते हैं लास्ट जो न्यूक्लियन तुम्हारे पास है वो यहाँ तुमने फिल किया है, 2 यहाँ हो गए, 4 यहाँ हो गए, 6 यहाँ है, ठीक है। मान लेते हैं तुम्हारे पास 5 थे, 5 तुम्हारे पास क्या थे, न्यूट्रॉन थे, 5 तुमने फिल किए, तुम यहां पहुंच गए। तो इसके लिए जे का मान कितना है, 1/2, एल का मान कितना है, पी के लिए एल कितना होता है 1, तो ये कितना आएगा 1/2 माइनस आएगा, कितना आएगा 1/2 माइनस आएगा, देख लो, ठीक है। ये तो अपने पास क्या आ गया, जे वाला आ गया, ये आ गया, ये क्या है, एल इजिकल टू 1 है। अब ये पैरिटी कैसे देते हैं, -1 की पावर एल से, एल कितना है 1, -1 की पावर 1 है, मतलब -1 आएगा, तो यहां क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो जेपी प्लस जेएन प्लस एलपी प्लस का एलएन, ठीक है ना। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, ओड। अगर ये एडिशन करेंगे अपने जेपी प्लस जेएन प्लस एलपी प्लस का एलएन, ठीक है, ये सारा जो एडिशन है अपने पास ये क्या हो गया, अगर ये ओड हो गया तो हमारा जो टोटल एंगुलर क्वांटम नंबर अपने जे जो है वो कैसे देंगे, वो देंगे जेपी प्लस जेएन से, और अगर इवन हो गया तो अपने जे देंगे जेपी माइनस का जेएन से, ठीक है। तो इस तरीके से अपने जे लिख पाएंगे जो हमने यहां लिखा हुआ है और यहां लिखा हुआ है, ठीक है। और अपने जो एल की बात रहेगी तो एल सिंपली है -1 की पावर एलपी प्लस का एलएन, एलपी प्लस का एलएन, ठीक है। इसका एग्जांपल देखना हो तो सबसे पहले बात ड्यूट्रॉन की बात कर देते हैं, है ना। वही अपने पास क्या है, मेन रहने वाला है ड्यूट्रॉन। तो ड्यूट्रॉन क्या होता है, ड्यूट्रॉन होता है 1h2, ठीक है। यहाँ पे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कितना है 1, प्रोटॉन कितना है 1, इनको फिलअप करो तो ये दोनों ही जाएंगे 1s 1/2 में, ठीक है, और ये भी जाएगा 1s 1/2 में। तो यहाँ लिखो, यहाँ से क्या हो गया, मान लेते हैं ये प्रोटॉन की बात हो रही है और ये किसकी बात हो रही है, न्यूट्रॉन की। तो प्रोटॉन के लिए जेपी कितना आ गया 1/2, जेएन कितना आ गया 1/2, और क्या चाहिए अपने को, एलपी कितना आ गया 0, और एलपी कितना, एलएन कितना आ गया 0। चारों को जोड़ो, ये जोड़ो, जेपी प्लस जेएन प्लस एलपी प्लस एलएन, है ना। चारों को जोड़ोगे तो क्या आएगा, हाफ और हाफ 1 0 1 0 1, तो टोटल जे जो है वो कितना आया 1 आया, मतलब क्या आया, ओड आया। ओड आएगा तो अपने इसके हिसाब से चलेंगे, इसके हिसाब से चलोगे तो क्या होगा, जे जो है वो आएगा, दोनों को जोड़ दो, जे क्या आएगा, दोनों को जोड़ दो, आप दोनों को जोड़ो तो ये क्या आएगा, जे जो अपना वो पास कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। अब रही एल की बात, तो एल कितना आएगा, -1 की पावर एलपी प्लस एलएन, एलपी प्लस एलएन अपने पास कितना है 0 0 0, -1 की पावर 0 करोगे तो कितना क्या आएगा, ये प्लस आएगा, प्लस आएगा तो यहाँ ये क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। मतलब जो ड्यूट्रॉन जो है इसकी स्पिन पैरिटी कितनी आती है, 1 प्लस आती है, कितनी आती है 1 प्लस आती है। अब मैंने ड्यूट्रॉन का क्यों समझाया, क्योंकि जब अपने ड्यूट्रॉन पढ़ेंगे तो वहां सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि ड्यूट्रॉन की स्पिन पैरिटी जो है वो कितनी होती है, ठीक है, इसलिए वहां काम आएगा। अब बात आती है अपने पास स्पिन मॉडल, जो अपने पास सेल मॉडल था उसके अंदर अपने पास इतना ही, ठीक है। इसके बाद अपने पास जो है, इसके बाद अपने पास आता है क्या, कलेक्टिव मॉडल, ठीक है। अब देखो कलेक्टिव मॉडल क्या था, कलेक्टिव मॉडल बेसिकली है ना,
देखो सबसे पहले क्या आया था, लिक्विड ड्रॉप मॉडल आया था, जो तुमने बीएससी वाले जो न्यूक्लियर फिजिक्स उसमें पढ़ा था। इसके बाद सैड मॉडल आया था, वो हमने यहां पढ़ा, ठीक है। अब क्या हुआ, कलेक्टिव मॉडल आया। कलेक्टिव मॉडल के अंदर क्या हुआ कि जो रोटेशनल लेवल्स है, ठीक है, कलेक्टिव मॉडल जब अपने पढ़ते हैं तो उसके अंदर जो रोटेशनल स्पेक्ट्रा जो है, जिस प्रकार अपने पास एटॉमिक के अंदर क्या थे, रोटेशनल लेवल थे ना, ठीक इसी प्रकार कलेक्टिव मॉडल ये कहता है कि न्यूक्लियस के अंदर भी तुम्हारे पास क्या हो सकता है, रोटेशनल लेवल्स हो सकते हैं। अगर रोटेशनल लेवल होंगे तो उनकी कंडीशन ये है कि उनके लिए जो टोटल एंगुलर मोमेंटम नंबर जे जो नंबर है ना, वो किस रूप में होंगे, 0+, 2+, 4+, 6+ होंगे। क्यों? क्योंकि ज्यादा एग्जिस्ट वही करते हैं, ज्यादा न्यूक्लियस स्टेबल उनके लिए होता है जिनके लिए जो अपने पास ये इवन पैरिटी में होते हैं, ठीक है ना, इवन पैरिटी के अंदर होते हैं, ठीक है। तो 0+, 2+, 4+, 6+, इस तरीके से होगा, किसका मान, जे का मान, ठीक है। तो अगर रोटेशनल लेवल को है, आप इस तरीके से इसमें डिफाइन करोगे, h²/2i j+1, ठीक है। और यहां जे का मान आप हमेशा क्या रखोगे, 0 रखोगे, 2 रखोगे, 4 रखोगे, 6 रखोगे, ठीक है। तो पहले लेवल की बात करें तो 0 रखोगे तो 0 हो गया, दूसरे की बात करो तो 2 3 6, तो ये 6 यहां 6 आ जाएगा, तीसरे में 4 5 जाए 20, तो ये 20 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से एनर्जी लेवल जो है वो कलेक्टिव मॉडल के थ्रू रोटेशनल एनर्जी लेवल किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर इस तरीके से डिफाइन किए जाएंगे, ठीक है। इसके बाद अपने पास आती है न्यूक्लियर स्कैटरिंग। न्यूक्लियर स्कैटरिंग क्या होती है कि प्रोटॉन प्रोटॉन जो है और न्यूट्रॉन प्रोटॉन जो है, ठीक है, एक दूसरे पे अट्रैक्शन करेंगे, ठीक है, और रिपल्सन करेंगे, एक दूसरे को स्कैटर करेंगे। तो इसके लिए जो स्कैटरिंग फॉर्मूला था वो दिया था ब्रेट विग्नर ने। किसने दिया था, ब्रेट विग्नर ने। तो ब्रेट विग्नर फॉर्मूला क्या था, ये स्कैटरिंग के अंदर क्या होता है, देखो जितना क्रॉस सेक्शनल एरिया अवेलेबल होता है ना, उतनी ही ज्यादा स्कैटरिंग होती है, समझ गए ना। यहां क्या होता है, स्कैटरिंग के अंदर क्या होता है, जितना ज्यादा तुम्हारे पास क्रॉस सेक्शन एरिया अवेलेबल होगा, उतनी ही ज्यादा स्कैटरिंग होगी, समझ रहे हो। मतलब ये पार्टिकल आ रहा है, ठीक है, और इस पार्टिकल में ज्यादा एरिया अवेलेबल है तो ज्यादा स्कैटरिंग होगी। अब इसके पास थोड़ा सा अवेलेबल है, ठीक है, तो कम स्कैटरिंग होगी। तो बेसिकली क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो तुम्हें ये बताता है कि जो स्कैटरिंग होगी, जो इंटरेक्शन होगा वो कितना होगा, ठीक है। तो ब्रेट विग्नर ने जो क्रॉस सेक्शन फॉर्मूला दिया था वो अपने पास कुछ इस तरीके से था, इसको तुम याद रख सकते हो, ठीक है। और इससे अपने पास जो है वो क्वेश्चन आया भी हुआ है ना, इससे जो अपने पास क्वेश्चन जो है वो आया भी हुआ है। ये भी आप ध्यान रखना कि जो क्रॉस सेक्शन वाला फॉर्मूला है ना, इस पे आरपीसी ने क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, हमारे वाले टाइम 2022 वाली भर्ती में पूछा था इससे। तो सिग्मा सी इजिकल टू पाई लैम्डा कट स्क्वायर जी एस गामा ए गामा डिवाइड बाई ई माइनस का ई नोट स्क्वायर प्लस गामा/2 इसकी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो होता क्या है, लैम्डा कट जो है ना वो ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार एच कट था। एच कट क्या होता है, h/2 तो लैम्डा कट क्या हो जाएगा, λ/2, ठीक है। गामा ए क्या है, टोटल फुल विड्थ, ठीक है ना, कोई भी जो तुम्हारे पास पार्टिकल है ना उसका फुल एरिया कितना अवेलेबल है, ठीक है। और तुम्हारे पास गामा क्या है, सिंपली पार्टिकल विड्थ है। ई क्या है, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल है। ई नोट क्या है, रेजोनेंस पर एनर्जी है कि जब रेजोनेंस होगा तब एनर्जी कितनी होगी, ठीक है ना। अब क्वेश्चन कैसे आता है इसमें, क्वेश्चन पिछली बार सिंपली ऐसे आया था कि रेजोनेंस एनर्जी पे अगर एनर्जी ही ई नोट के इक्वल हो जाएगी तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा तो यहां क्या बचेगा, लैम्डा स्क्वायर। इस लैम्डा स्क्वायर से क्या कट जाएगा, लैम्डा कट जाएगा। लैम्डा स्क्वायर से क्या कट जाएगा, लैम्डा कट जाएगा। तो यहां क्या बचा, लैम्डा कट स्क्वायर जीएस बचा, ठीक है। और एट जे इजिकल टू 0, जे इजिकल टू 0 के लिए तुम्हारे पास जो डीजेनेसी है वो कितनी आती है, 1 आती है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन ये आया था उस बार कि क्रॉस सेक्शन फॉर्मूला जो है वो क्या होगा रेजोनेंस एनर्जी पे। तो रेजोनेंस पे ये तो हो गया 0, यहां आएगा गामा स्क्वायर, तो ये गामा से गामा गया, ठीक है, नीचे बचेगा गामा। तो ऊपर था गामा ए, ठीक है, नीचे था गामा, और यहां था लैम्डा कट स्क्वायर, और यहां था अपने पास जीएस इजिकल टू 1। ये फॉर्मूला था, वो पूछा था कि ये 4 ऑप्शन इसके अंदर थे, ठीक है, जिसमें तुम्हारे पास एक में लैम्डा था, लैम्डा कट था, एक में लैम्डा स्क्वायर था, ठीक है। तो अपने को पता है लैम्डा स्क्वायर वाला ही सही होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला तुमको है वैसे वैसे याद रखना है। अब इसके बाद जो थ्योरी आती है वो आती है मेसोन थ्योरी, ठीक है। जब तुमने बीएससी वाली न्यूक्लियर फिजिक्स जो है वो क्रैश कोर्स अपनी देखी थी तो तुमने ये ऑब्जर्व किया होगा, वहां ये न्यूक्लियर फोर्स जो है वो अट्रैक्शन प्रॉपर्टी का होता है, ठीक है। और इसमें एक चीज और भी है, क्या है न्यूक्लियर फोर्सेज के अंदर, कि ये ना एक्सचेंज नेचर का फोर्स होता है। क्या होता है, एक्सचेंज नेचर का फोर्स होता है। तो मेसोन नाम के एक साइंटिस्ट थे, क्या थे इनके, मेरे को नाम नहीं आ रहा, युकावा की मेसोन थ्योरी है शायद ये, है ना। अब मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, शायद युकावा ही थे, ठीक है। युकावा ने ये बताया था, अब मेरे को देखने दो, नोट्स में मैंने लिखा होगा, देखता हूं मैं, एक मिनट। हाँ, युकावा की थी, ठीक है ना। तो युकावा नाम के जो फिजिसिस्ट थे उन्होंने ये बताया कि जब भी न्यूक्लियर फोर्स लगता है, ठीक है, तो इट इज जस्ट लाइक ए
जस्ट लाइक कि 2 किड्स है, ठीक है, जो फुटबॉल का एक्सचेंज दे रहे हैं, मतलब एक फुटबॉल है, ठीक है, मेरे को उसको अट्रैक्ट करना है तो मैं जाके उसको दे के आऊंगा, तो वो अट्रैक्शन हो गया, ठीक है, और वो जब दूर है तो वो देने आएगा तो अट्रैक्शन होगा, ठीक है, और जब वो पास है तो उसमें उसकी तरफ फुटबॉल फेंकेगा, ठीक है, तो वो थोड़ा दूर जाएगा, मतलब पास आएंगे तो रिपल्सन होगा और दूर होंगे तो अट्रैक्शन होगा, पहली बात। और दूसरी बात क्या होगा, यहां एक एक्सचेंज पार्टिकल होगा, जब भी कोई भी किसी पे फोर्स लगा रहा होगा, चाहे न्यूट्रॉन प्रोटॉन पे लगा रहा हो, चाहे प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे लगा रहा हो या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन पे लगा रहा हो, ठीक है, ये जो फोर्स लगेगा ना, ये तुम्हारे पास एक पार्टिकल के एक्सचेंज के थ्रू लगेगा। किसके थ्रू लगेगा? एक पार्टिकल के एक्सचेंज के थ्रू लगेगा। एक पार्टिकल के एक्सचेंज के थ्रू मतलब, एक पार्टिकल के एक्सचेंज के थ्रू का मतलब है जब भी कोई पार्टिकल किसी भी पार्टिकल में कन्वर्ट होगा, समझ रहे हो, या अट्रैक्ट करेगा उसको, ठीक है, तो वहां मेसोन्स पार्टिकल इमिट होंगे। अब बात आ गई मेसोन पार्टिकल ही इमिट होंगे, ये कैसे पता चला? इसमें क्या होता है, जब भी कोई इंटरेक्शन होता है तो उसमें क्या एनर्जी है, ठीक है, क्या टाइम पीरियड है, उसके बिहाफ पे आप जो है मास निकाल सकते हो पार्टिकल का। तो वो जब मास प्रेडिक्ट किया गया, निकाला गया, तो उसमें देखा गया वो मास किसके इक्वल का है? मेसोन पार्टिकल के इक्वल का है, ठीक है, मेसोन पार्टिकल के इक्वल का है, ठीक है। तो जो प्रोटॉन है, अब मेसोन पार्टिकल 3 तरीके के थे, पाई प्लस, पाई माइनस और पाई जीरो, पाई प्लस, पाई माइनस और पाई जीरो, ठीक है। तो जो प्रोटॉन है वो जब न्यूट्रॉन में जाएगा, आप तुम सिंपली ये देख सकते हो, प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन में जा रहा है, तो ये क्या था? प्लस था, तो यहां प्लस निकलेगा, तभी तो ये टोटल प्लस बनेगा, है कि नहीं? यहां न्यूट्रॉन है, यहां क्या है? न्यूट्रॉन है, यहां क्या है? न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन अगर यहां है तो ये जीरो है, तो इधर अगर जीरो है तो इधर नेगेटिव निकल जाएगा और पी बन जाएगा, या फिर पी जो है वो पी जो है वो पाई माइनस को कैप्चर करेगा, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव कट के क्या बन गया? न्यूट्रल बन गया, न्यूट्रॉन बन गया, ठीक है। इसी तरीके से इन सब के अंदर ये चीजें होगी, ठीक है। इसी प्रकार आप ये देख सकते हो कि जो न्यूट्रॉन है अपने पास, न्यूट्रॉन जो है वो किस में कन्वर्ट होगा? पाई नोट में प्लस न्यूट्रॉन के अंदर, ठीक है ना। मतलब न्यूट्रॉन जो है वो पाई नोट इमिट करके, न्यूट्रॉन जो है वो पाई नोट इमिट करके साथ में क्या निकाल सकता है? न्यूट्रॉन में चेंज हो सकता है। ये कन्वर्जन है एक तरीके से। प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन में कैसे कन्वर्ट होगा, न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में कैसे कन्वर्ट होगा, न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रॉन में कैसे कन्वर्ट होगा, और प्रोटॉन जो है वो प्रोटॉन में कैसे कन्वर्जन होगा। बहुत ईजी क्वेश्चन देना चाहे तो तुमको ये क्वेश्चन दिया जा सकता है कि प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन में चेंज हो जाता है, ठीक है, तो बताओ कौन सा पार्टिकल निकलेगा? तो ये प्लस है, ये न्यूट्रल है तो प्लस तो निकलना ही है, तो यहाँ कौन सा निकलेगा? पाई प्लस निकलेगा। ये इतनी सी थ्योरी थी तुम्हारे पास, क्या? युकावा की मेसोन थ्योरी, ठीक है। अब इसके अंदर जो पोटेंशियल था, ठीक है ना, जो पोटेंशियल था वो अपने पास कौन सा था? वो अपने पास युकावा पोटेंशियल था, जो था वी आर इजिकल टू माइनस का अल्फा ई टू पावर आर बाय डी, ठीक है, डिवाइड बाय आर। ये था अपने पास पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू न्यूक्लियस, कि जो दो न्यूक्लियस है उनके बीच पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कितनी होगी। अब ये देख लेता हूं मैं, ये युकावा पोटेंशियल था ना, हाँ युकावा पोटेंशियल था ये, ठीक है। युकावा पोटेंशियल अपने पास क्या था? ये था। अब एक क्वेश्चन इससे भी आया हुआ है, एक क्वेश्चन इससे क्या हुआ है कि युकावा पोटेंशियल जो है उसकी नेचर कैसी होती है, मतलब दिखने में कैसा होता है वो? तो वी आर इजिकल टू होता है, आप कह सकते हो ई टू पावर माइनस आर बटा आर, समझ रहे हो ना। ये एक्चुअल में कितना है? वी आर इजिकल टू माइनस अल्फा ई टू पावर माइनस का आर बटा डी बाय का आर। लेकिन नॉर्मली अगर तुमसे पूछे आइडिया लिया जाए, है कि नहीं, मतलब प्रॉपर नहीं बता के बताते हैं ना कि एक्सपोनेंशियली डीके होगा या इंक्रीज होगा, तो उस तरीके से तो वी आर क्या है? वी आर प्रोपोर्शनल टू, आप कह सकते हो, ई टू पावर माइनस आर अपॉन आर, ठीक है। ये क्या है? पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू न्यूक्लियस, ओके, ठीक है। यहां पे अल्फा क्या है? कांस्टेंट है। डी क्या है? कैरेक्टरिस्टिक लेंथ है, ठीक है। और ई टू पावर माइनस का आर अपॉन डी क्या है? रिप्रेजेंट एक्सपोनेंशियल डीके, ठीक है ना, कि पोटेंशियल जो है वो एक्सपोनेंशियली डीके हो रहा है। अब तुमने जो पाइयोन डिफाइन किया, जो पाइयोन तुमने डिफाइन किया, उसका मास कितना होता है? उसका नॉर्मली मास कितना होता है? इलेक्ट्रॉन के मास का 220 गुना होता है। कितना होता है? 220 गुना होता है, ठीक है। अब आता है इंटरेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल एंड ईएम वेव इन मैटर, कि जो तुम्हारे पास चार्ज पार्टिकल और ईएम वेव जो है वो मैटर के साथ, मटेरियल के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट करती है। ये टॉपिक जो है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मैं आपको पहले बता देता हूं कि ये जो टॉपिक है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन आना होगा ना न्यूक्लियर फिजिक्स से, मुझे ऐसा लगता है तो सबसे हायर प्रोबेबिलिटी है वो सेल मॉडल से आएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने युकावा पोटेंशियल बता दिया, ठीक है, मेसोन थ्योरी बता दी, इनसे भी आ सकता है, पर इंटरेक्शन वाले से कम आने की चांस है। फिर मैं बता देता हूं, ठीक है, किसी की पढ़ने की चाहो तो, है ना। देखो कि अगर चार्ज पार्टिकल है जब वो इंटरेक्ट कर रहा है तो क्या होता है, देखो, और इसके आगे अपन देखेंगे जब ईएम वेव इंटरेक्ट करेगी तब क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले देखो, जब चार्ज पार्टिकल क्या कर रहा है, जब चार्ज पार्टिकल क्या कर रहा है? इंटरेक्ट कर रहा है, तो एनर्जी लॉस कैसे होगा? जब चार्ज पार्टिकल आएगा, ठीक है, तो वो अंदर आके आयनाइजेशन भी करेगा, अरे है कि नहीं। चार्ज पार्टिकल जब भी आएगा तो हमारे पास न्यूक्लियर फिजिक्स में तुमने पढ़ा था आयनाइजेशन चेंबर होता है, सब कुछ होता है वहां, तो वो डिस्टेंस के साथ चार्ज पार्टिकल जो आया है या आयन जो आया है, ठीक है, वो क्या करेगा? डिस्टेंस के साथ अपनी एनर्जी में लॉस कैसे करेगा? वो करेगा डी बाई डी एक्स प्रोपोर्शनल टू एन जेड बाई ई के, ठीक है, जहां एन क्या है? एटॉमिक डेंसिटी, ठीक है, कि कितने एटम्स अवेलेबल है,
पर यूनिट वॉल्यूम में। जेड क्या है? एटॉमिक नंबर, ठीक है ना, कि तुम्हारे पास एटॉमिक नंबर क्या है जिसके अंदर वो जा रहा है, ठीक है। ई के क्या है? काइनेटिक एनर्जी, मतलब ये एनर्जी कितनी लेके आया था, ठीक है, वो भी तुम्हारे पास क्या होगी? डिस्प्रोपोर्शनल होगी डीई बाय डीएक्स के, ठीक है, पहली बात। दूसरा, एनर्जी लॉस इन ब्रह्मस्टर्लिंग रेडिएशन। अब ब्रह्मस्टर्लिंग रेडिएशन क्या होता है? ब्रह्मस्टर्लिंग रेडिएशन मैंने तुमको बताया था, जब कोई पार्टिकल जो है लाइट की वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी से मूव करने लग जाता है, ठीक है, तो वहां अपने पास जो है वो ब्रह्मस्टर्लिंग रेडिएशन या आप कह सकते हो सिरेनको रेडिएशन जो है वो होता है। जब वो हो रहा है तो अपने पास जो डी बाई डी एक्स होगा, एनर्जी में लॉस कह सकते हो आप, एनर्जी में चेंज कह सकते हो, वो किस प्रकार से होगा? वो प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर बाय ई आई होगा। ई आई क्या हो जाएगा? इनिशियल एनर्जी, जेड क्या हो जाएगा? एटॉमिक नंबर, ठीक है। और डी बाई डी एक्स जो है ये रेडिएशन है, ठीक है ना, कि जो अपने पास रेडिएशन होगा वो किस तरीके से इमिट होगा? इस तरीके से होगा। माइनस ये दिखा रहा है कि जो एनर्जी है वो क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। जो पार्टिकल आया था ना उसकी एनर्जी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, ठीक है। इसी के साथ आता है रेंज ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैटर, ठीक है। रेंज जो है वो किस तरीके से आती है? वो इस तरीके से आती है, नॉट मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके बाद आता है ईएम वेव एंड गामा रेडिएशन। अब ईएम वेव जब आएगी किसी भी मटेरियल के अंदर तो उसकी जो इंटेंसिटी है वो डेप्थ के साथ साथ इस तरीके से घटेगी, आई इज इक्वल टू आई नोट ई टू पावर माइनस का म्यू एक्स, ठीक है। ये आई नोट क्या थी? उसकी सरफेस पे इंटेंसिटी थी, ठीक है, मैक्सिमम इंटेंसिटी। म्यू क्या हो गया? एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट हो गया, ठीक है। एक्स क्या होगी? डिस्टेंस, कितनी वो ट्रैवल कर पा रहा है, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू क्या होता है? आई नोट ई टू पावर माइनस का म्यू एक्स। यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि मतलब मान लो सरफेस के अंदर इतने पॉइंट के ऊपर, मतलब मान लेते हैं 0.5 फर्मी मीटर, ठीक है, इस डिस्टेंस के ऊपर तुम्हारे पास इंटेंसिटी जो है वो इतनी हो जाती है, आई नॉट बाई 4 हो जाती है, ठीक है। तो जो एब्सॉर्प्शन कोएफिशिएंट है वो तुमको बताना है, तो इसको इस फॉर्मूले में रखोगे, आई का मान रखोगे, एक्स का मान रखोगे, इसको सोल्व कर दोगे, तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला फिर भी इनमें ठीक इंपॉर्टेंट है, बाकी तो इसमें कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं है ना तुम्हें पहले भी आया हुआ होगा, मुझे ऐसा लगता है। चलें आगे। इफ x इज इक्वल टू 1 बाई म्यू, अगर तुम्हारा x का मान क्या कर दो? 1 बाई म्यू कर दो, तो म्यू से म्यू कट जाएगा, क्या बचेगा? आई नोट बाय का ई, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट क्या है? एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट x का वो मान है जिसके ऊपर इंटेंसिटी जो है वो मैक्सिमम इंटेंसिटी की 1 बाई ई टाइम्स रह जाती है, ठीक है। अब बात आती है टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर डीके। अब जनरल डीके तुमने पढ़ रखे हैं, अल्फा होता है, बीटा होता है, गामा होता है, ठीक है। फिर भी थोड़ा सा इनके अंदर बात आ जाती है डिपेंडेंसी की, ठीक है, रेंज की। तो ये देखो टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर डीके, पहला आता है अल्फा डीके। अल्फा डीके के अंदर जो रेंज होगा ना, वो जो रेंज होगी तुम्हारे पास वो वेलोसिटी की क्यूब होगी। अल्फा डीके के अंदर जो रेंज होगी वो क्या होगी? वेलोसिटी की क्यूब होगी। अब यहां से देखो ई नॉट इक्वल टू क्या होता है? 1/2 एम वी स्क्वायर, तो वी क्या हो गया? रूट ई, मतलब ई टू पावर 1/2, मतलब वी नॉट का मान आप रखो ई टू पावर 1/2, तो ये क्या बनेगा? 3/2, ठीक है। तो आर प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाता है? ई टू पावर 3/2 आ जाता है, किसके अंदर? अल्फा डीके के अंदर, ठीक है। अब अल्फा पार्टिकल का जब डिसइंटीग्रेशन होता है, तुम्हें पता है पहली बात तो क्या कि अल्फा पार्टिकल या अल्फा पार्टिकल डिसइंटीग्रेशन या अल्फा डीके कब होता है? जब आपका जो पार्टिकल है वो ज्यादा क्या हो जाता है? हैवी हो जाता है। जब आपका जो पार्टिकल है वो अगर ज्यादा हैवी हो जाता है, आपका जो एटम है वो ज्यादा हैवी हो जाता है, तो रेडियो एक्टिविटी शो करता है। रेडियो एक्टिविटी के अंदर जब हैवी होगा तो तुम्हारे पास अल्फा पार्टिकल क्या करता है? वो इमिट करता है, जिसके अंदर वो 4 टोटल न्यूक्लियन क्या करता है? डीके करता है एक साथ, ठीक है। मतलब हीलियम न्यूक्लियस, हीलियम एटम का जो न्यूक्लियस है उसको क्या कर देता है? इमिट कर देता है। अब होता क्या देखो, जैसे कि मतलब मान लो ये अपने पास क्या था? रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस था अपना, ठीक है। तो इसने इमिट किया क्या? अल्फा पार्टिकल। अब अल्फा क्या है? 2He4 है, तो 2 तो हो जाएगा जेड से कम, ठीक है, 4 हो जाएगा ए से कम, तो ए माइनस का 4 वाई जेड माइनस का 2, ठीक है, प्लस अल्फा प्लस का क्यू। क्यू क्या होगा? एनर्जी भी तो निकलेगी, है कि नहीं? कोई भी काम होता है न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर, कोई भी काम जब होता है ना तो वो इसीलिए हो रहा है ताकि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़े, ठीक है ना। नाभिक जो है, न्यूक्लियस जो है वो और ज्यादा क्या हो जाए? स्टेबल अपने पास हो जाए, ठीक है। तो जेड एक्स ए था, इससे बन गया अल्फा निकल गया, प्लस कुछ एनर्जी निकल गई, प्लस ये 2He4 निकला है तो जेड में से 2 कम हो जाएगा और इसमें से 4 कम हो जाएगा, ठीक है, ये बात आ गई। अब जो क्यू निकला ये, अब ये क्यू किस रूप में निकलेगा? ये क्यू जो है वो वाई और अल्फा की काइनेटिक एनर्जी के रूप में निकलता है। किसके रूप में निकलता है? इसकी अल्फा की और वाई की काइनेटिक एनर्जी के रूप में निकलता है, ठीक है। अब देखो अगर अपने पास टोटल इमिट होने वाली एनर्जी जो है, क्यू वैल्यू जो है वो क्यू हो, ठीक है, तो इसके बिहाफ पे क्वेश्चन आता है कि अगर क्यू वैल्यू इतनी है तो आप बताओ जो अल्फा पार्टिकल है वो कितनी काइनेटिक एनर्जी से निकलेगा। अब अल्फा पार्टिकल लाइट है, ठीक है, और ये वाला क्या है? हैवी है। अरे है कि नहीं? ए का मतलब मान लो आप लगभग 238 होगा, तो उससे 4 कम होगा तो क्या ही फर्क पड़ेगा? तो ये हैवी पार्टिकल है तो इतनी एनर्जी से नहीं भाग पाएगा, जबकि अल्फा पार्टिकल क्या है? अपने पास हल्का है,
तो ये ज्यादा एनर्जी से भागेगा, ज्यादा वेलोसिटी से भागेगा, ठीक है। तो मेन जो काइनेटिक एनर्जी जो इसी के रूप में मिलती है, जो के अल्फा जो अपने पास है, जो के अल्फा अपने पास है वो कितना आता है, a-4/a, ठीक है। और इसके आगे क्या आ जाएगा, क्यू, ठीक है। के अल्फा इज इक्वल टू a-4/a इंटू का आ जाएगा क्यू। अब a क्या है, a अपने पास है एटॉमिक मास नंबर किसका, इसका, ठीक है। अब के अल्फा इतना है तो तुम ये भी निकाल सकते हो कि के वाई कितना आएगा, अरे है कि नहीं, क्योंकि टोटल तो क्यू के इक्वल ही है ये, अरे है कि नहीं, है ना, ठीक है। तो यहां कितना आ जाएगा, के अल्फा का मान इतना है तो इसका मान कितना आ जाएगा, इसका मान सिंपली क्या आ जाएगा 4/a, है ना। अगर मैं यहां जोड़ दूं 4/a तो 4 से 4 कट जाएगा, ये क्या बनेगा, ए क्यू बाई ए से ए गया, है ना, क्यू बच जाएगा। तो के अल्फा प्लस का के वाई मिला के क्यू ही तो होगा, ठीक है। तो अगर आपको के अल्फा निकालना हो तो आप ऐसे निकालेंगे, के वाई निकालना हो तो 4/a इंटू का क्यू, इससे निकालेंगे, ठीक है। अगला आता है गमाऊ थ्योरी ऑफ अल्फा डीके। गमाऊ थ्योरी ऑफ अल्फा डीके क्या थी, गमाऊ थ्योरी ऑफ अल्फा डीके ये थी कि अल्फा पार्टिकल के पास इतनी एनर्जी नहीं है। जब अल्फा पार्टिकल का डीके होता है, न्यूक्लियस से अल्फा पार्टिकल निकलता है ना, तो अल्फा पार्टिकल के पास इतनी एनर्जी नहीं थी कि वो न्यूक्लियर पोटेंशियल को क्या कर सके, क्रॉस कर सके। समझ रहे हो ना मेरी बात, मतलब जब अल्फा पार्टिकल तुमको बाहर मिला ना, तो वो मिला कि हाँ भैया इतनी एनर्जी का पार्टिकल हमारे पास आया है, पर हमने देखा कि इससे ज्यादा तो पोटेंशियल ही था, इससे ज्यादा तो पोटेंशियल बैरियर ही था अल्फा पार्टिकल के सामने, फिर भी पार्टिकल बाहर कैसे आ गए। तो क्लासिकल मैकेनिक्स क्या कहती है कि जब एक पार्टिकल के पास इतनी एनर्जी है और उसके सामने इतना पोटेंशियल बैरियर है तो वो उसको क्रॉस करके नहीं आ सकता, ठीक है। बट क्वांटम मैकेनिक्स ये कहती है जब किसी पार्टिकल के पास इतनी एनर्जी है, उसके सामने इतना बड़ा पोटेंशियल है, तो वो उसको क्रॉस करके आ सकता है। देयर विल बी ए फाइनाइट प्रोबेबिलिटी कि वो यहां से यहां आ जाए, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या, टनलिंग, क्या बोलते हैं, क्वांटम टनलिंग बोलते हैं। अब क्वांटम टनलिंग जब हो रही है अल्फा डीके के अंदर, तो उसकी जो ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी है वो कितनी आती है, वो आती है तुम्हारे पास, ये क्वांटम मैकेनिक्स में भी आ चुका है। तो ये अपने पास ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी आती है, ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी टी इज इक्वल टू e⁻² अब k का मान कितना है, k का मान सिंपली अपने पास वेव वेक्टर जो आता है √2m v0 का e/h²। अब v0 माइनस का e क्यों आया, क्योंकि पोटेंशियल बैरियर जो है वो आगे ऊंचा है और जो एनर्जी है पार्टिकल के पास वो क्या है, कम है, ठीक है। तो k अपने पास इतना आ जाएगा। अच्छा, यहां पे अपने पास जो a है, जो ये a वाला है ना, ये क्या है, विड्थ ऑफ बैरियर है। ये क्या है, मतलब जो आपके पास बैरियर है ना, उसकी विड्थ कितनी है, उसकी चौड़ाई जो है वो कितनी है, ठीक है। अब देखो यहां अपने पास ये आ गया अल्फा डीके के बारे में, ठीक है। अल्फा डीके में इससे ज्यादा नहीं पूछेगा एमएससी वाले पोर्शन से, ठीक है। बीटा डीके में देखो, बीटा डीके 3 प्रकार के होते हैं, कौन से, बीटा नेगेटिव डीके, बीटा पॉजिटिव डीके और इलेक्ट्रॉन कैप्चर, ठीक है। बीटा नेगेटिव डीके में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और जब भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसके साथ निकलेगा एंटी न्यूट्रिनो, जब भी पॉजिट्रॉन निकलेगा उसके साथ निकलेगा न्यूट्रिनो। और जो बीटा पॉजिटिव डीके है वो खुद से होने वाली रिएक्शन नहीं है, ठीक है ना। बीटा पॉजिटिव डीके जो है वो नेचर में बहुत ज्यादा नहीं पाया जाता, क्यों, क्योंकि इसको होने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है, ठीक है। जबकि बीटा नेगेटिव डीके होने से क्या होती है, बाहर एनर्जी निकलती है, ठीक है। तो बीटा नेगेटिव डीके जो है वो नेचुरली हो जाता है, बीटा पॉजिटिव डीके जो है वो स्वतः नहीं होता, ठीक है। सेल्फ सस्टेन्ड इक्वेशन नहीं, क्या बोलते हैं, डीके नहीं है बीटा पॉजिटिव। तो इसलिए जब भी आपको बोला जाए बीटा डीके हो रहा है, तो आपको हमेशा यही मानना है कि कौन सा डीके हो रहा है, बीटा नेगेटिव डीके हो रहा है, ठीक है। तो ZXA जो है ये मान लेते हैं अपने पास क्या है, कोई न्यूक्लियस है, इससे बीटा नेगेटिव पार्टिकल निकल गया, मतलब इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो तो कुछ है ही नहीं, है ना, एटॉमिक मास नंबर से तो कुछ जाएगा ही नहीं, ठीक है। जेड से घटेगा, -1 आ गया, इधर क्या आ गया, -1 आ गया। अब देखो बात, यहां -1 है, यहां जेड है, तो यहां क्या लिखूं कि एडिशन कितना हो जाए, जेड हो जाए। तो यहां -1 है तो यहां Z+1 लिख दो। अब एडिशन करो, Z+1 -1 क्या बना, जेड बना। यहां ए है, यहां 0 है तो यहां क्या बना, ए बना। इसके साथ निकलता है क्या, एंटी न्यूट्रिनो। अब एंटी न्यूट्रिनो क्यों निकला, एंटी न्यूट्रिनो इसलिए निकला कि जो टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर जो है वो कंजर्व हो जाए। क्यों, क्योंकि जब बीटा डीके का ग्राफ देखा गया तो दिक्कत आ रही थी कि वो कंजर्व नहीं हो रहा था, टोटल एनर्जी जो है वो कंजर्व नहीं हो रही थी, टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर जो है वो कंजर्व नहीं हो रहा था, इसलिए क्या आया था, एंटी न्यूट्रिनो आया था। ठीक इसी प्रकार अब ZX से आएगा तो यहां पॉजिट्रॉन निकलेगा +1 E0। अब +1 तो इधर गया, यहां Z करना है तो यहां -1 कर दो, ये A0 A हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या निकलेगा, न्यूट्रिनो निकलेगा। अब इलेक्ट्रॉन कैप्चर क्या आता है कि जो न्यूक्लियस है वो एक इलेक्ट्रॉन का कैप्चर भी कर लेता है। अगर ये इसको कैप्चर करता है, एक्सेप्ट करता है, तो ये क्या हो जाएगा, Z-1 और ये क्या रहेगा, A का A, ठीक है। अब अपने को जो क्यू वैल्यू निकालनी होती है किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए, जो आप क्यू वैल्यू निकालते हो वो सिंपली 12th क्लास के अंदर तुमने फॉर्मूला पढ़ा था, इनिशियल मास ज्यादा होता है, फाइनल मास कम होता है, ठीक है। तो मास डिफेक्ट इंटू c² करोगे तो वो अपनी क्यू वैल्यू है, ठीक है। और वही अपने किसके इक्वल होती है, बाइंडिंग एनर्जी की इक्वल होती है, ठीक है। या फिर आप क्या करो, फाइनल की एनर्जी माइनस की इनिशियल एनर्जी कर दो, ठीक है। तो आपकी क्यू वैल्यू आ जाएगी। ये फाइनल एनर्जी, इनिशियल एनर्जी कौन सी है, काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। ये आपकी क्यू वैल्यू होगी। दूसरा आप कह सकते हो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ फाइनल माइनस का बाइंडिंग एनर्जी ऑफ
इनिशियल आप कह सकते हो, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, बढ़ जाती है, टोटल बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, बढ़ जाती है, तभी तो न्यूक्लियर रिएक्शन हो रही है स्वतः रूप से, ठीक है। तो यहां से क्यू का मान आता है, अगर क्यू का मान पॉजिटिव आ रहा है तो उसको बोलते हैं अपने पास एक्सोथर्मिक, ठीक है, और अगर क्यू का मान नेगेटिव आ रहा है तो उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक। अब जब अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो वो खुद से नेचर में सर्वाइव कर जाती है, खुद से हैपन हो जाती है, ठीक है, जबकि क्यू का मान नेगेटिव है तो अपने को एनर्जी देनी पड़ती है उसको, वो खुद से नहीं होगी, ठीक है। ये अपने पास था बीटा डीके के बारे में। अब एक बात यहां और आती है, क्या फर्मी एंड गामाउट टेलर रूल लगते हैं। अब बीटा नेगेटिव डीके है, ठीक है, बीटा डीके, तो वो खुद से हो जाएगा क्या, वो खुद से नहीं होगा, वो खुद से नहीं होगा, खुद से नहीं होगा मतलब सबके लिए हो जाएगा क्या, नहीं सबके लिए नहीं होगा, उसके लिए भी अलाउड और नॉन अलाउड, अलाउड और फॉरबिडन प्रकार के ट्रांजिशन होते हैं, ठीक है। उसके लिए रूल क्या है, फर्मी और गामाउट टेलर ने उसके लिए सिलेक्शन रूल दिए थे बीटा डीके के लिए। वो देखो क्या है, पहली बात तो पैरिटी जो है वो चेंज नहीं होनी चाहिए, पैरिटी जो आपकी वो चेंज नहीं होनी चाहिए थे, ठीक है, पहली बात तो ये है, ठीक है। दूसरी बात पैरिटी चेंज होगी, अब एंगुलर मोमेंटम जो है, जो जे क्वांटम नंबर है आपका, यहां आई लिखा है वहां जे लिखा है, एक ही बात है, ठीक है, वो अगर उनका जो चेंज हो रहा है वो जीरो हो रहा है, ठीक है, जीरो हो रहा है तो फर्मी अलाउड ट्रांजिशन उसको बोलेंगे। अगर वो जीरो नहीं हो रहा, अगर वो जीरो हो रहा है तो उसको बोलेंगे फर्मी अलाउड, या वो जीरो हो रहा है या फिर प्लस माइनस वन हो रहा है तो उसको बोलेंगे गामाउट टेलर अलाउड, ठीक है। जैसे कि मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूं, इसमें देखो अपने पास ये मान लेते हैं, देखो अपने पास ये जा रहा है 2 प्लस से जा रहा है, ठीक है, 4 प्लस में, तो पहली बात देखो पैरिटी चेंज हुई क्या, नहीं हुई, पैरिटी चेंज हुआ क्या, पैरिटी में चेंज नहीं हुआ, मतलब ये अलाउड तो हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखो डेल्टा जे जो है उसका चेंज कितना आया, उसका चेंज आया 2, कितना आया, +2 आया, तो वो तो इनमें किसी में नहीं है, तो ये आपका जो ट्रांजिशन जो है वो आपका अलाउड नहीं होगा, ठीक है। पहले आपको ये जो पैरिटी है वो चेंज करनी है, चेक करनी है, उसके बाद आपको ये चेक करनी है। मान लेते हैं ये अपना जाता इसमें, ठीक है, तो ये कितना आता, +1 आता, तो इसको बोलते ये कौन सा अलाउड हो गया, गामाउट टेलर अलाउड हो गया, ठीक है। अगर ये जाता 2 प्लस से 2 प्लस में तो ये आता 0, तो इसको बोलते फर्मी अलाउड हो गया और गामाउट टेलर भी अलाउड हो गया, ठीक है। इस तरीके से अपने को जाना है। मान लो ये जाता 2 प्लस से, मान लेते हैं जाता 2 प्लस से अपने पास किसमें, 2 माइनस में, तो पैरिटी क्या होगी, चेंज होगी, तो ये अलाउड नहीं होगा, है कि नहीं। इस तरीके से आप जो बीटा का जो अपने पास अलाउड और नॉन अलाउड ट्रांजिशन है वो चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो अब अपने पास क्या आता है, थोड़ा सा पार्टिकल फिजिक्स में चलने से पहले, पार्टिकल फिजिक्स में चलने से पहले, ये पार्टिकल जो है वो सारे आए कहां से, तो देखो नेचर के अंदर अपने पास जो है मेन तरीके से 3-4 प्रकार के फोर्स हैं। एक वीक प्रकार का है, ठीक है, एक ग्रेविटेशनल है, एक अपने पास ईएम वाला जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, ठीक है। इस तरीके से कई फोर्स है, तो उन सब की रेंज क्या है, उनमें एक्सचेंज पार्टिकल क्या होता है, ठीक है, उनका जो अपने पास बाकी और प्रॉपर्टीज जो है वो आपको एक टेबल बना के दी है, उसमें से आप देख लो, ठीक है। देखो अपने पास ये जो इंट्रैक्शन है, कौन से इंट्रैक्शन है, एक है स्ट्रॉन्ग वाला, ठीक है, एक अपने पास कौन सा है, एक स्ट्रॉन्ग वाला है, एक ईएम वाला है, एक वीक वाला है, एक ग्रेविटेशनल है, ठीक है। रेंज की बात करें कि कहां तक ये पहुंच सकता है, स्ट्रॉन्ग कौन सा है, न्यूक्लियर फोर्स सबसे स्ट्रॉन्ग है, तो उसकी रेंज कितनी होती है 10⁻⁻15 मीटर। इससे अगर तुम दूर हो जाओगे, 10⁻⁻14 हो गए, -9 हो गए, -9 हो गए, -13 हो गए, तो ये काम नहीं करेगा। ईएम कहां काम करता है, इन्फिनिट तक काम करता है। वीक कहां तक काम करता है, 10⁻⁻17 से लेकर के 10⁻18 मीटर तक तुम्हारा वीक काम करता है, ठीक है। ग्रेविटेशनल जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो भी इनफाइनाइट रेंज तक लगता है, मतलब ये सब में ही लग रहा है, पर इतना वीक होता है कि ये फील नहीं होता, ठीक है ना। ये इसमें क्या काम आएगी, अब स्ट्रॉन्ग का कैसे पता चलेगा, रिलेटिव स्ट्रेंथ। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को अगर सबसे स्ट्रॉन्ग मानोगे तो उसकी तुलना में ईएम जो है वो कितना है, 10⁻³ है, मतलब इसका 1000वां भाग क्या है, ईएम है। और एक का 1/10⁻11 भाग कौन सा है, वीक फोर्स है, और इसका 1/10⁻40 तुम्हारे पास कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। तो रेंज आ गई तुम्हारे पास, ठीक है, और स्ट्रेंथ आ गई। स्पिन की बात करें तो इनमें एक्सचेंज पार्टिकल कौन सा होता है, तुमने देख लिया न्यूक्लियर फोर्स में कौन सा था अपने पास, मेसोन पार्टिकल था, पाइयोन था, पाई प्लस माइनस और पाई 0, 3 थे। अब इनकी स्पिन देखो आप, इनकी स्पिन कितनी होती है, स्पिन होती है 0। ईएम में कौन सा होता है, फोटोन, ठीक है। कोई भी ट्रांजिशन हो रहा है, कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन हो रही है, ठीक है, उसके अंदर अगर तुम्हें फोटोन दिख जाए तो आप समझ जाना कि वहां जो स्पिन रहेगी, जो अपने पास इंट्रैक्शन रहेगा वो कौन सा रहेगा, ईएम इंट्रैक्शन रहेगा, ठीक है। गामा आते ही समझ जाओ वहां पे इंट्रैक्शन जो है वो ईएम रहेगा। न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो आते ही आप समझ जाओ जहां जो इंट्रैक्शन जो है वो वीक रहेगा। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। जो फोटोन होता है इसकी स्पिन 1 होती है, रिलेटिव स्ट्रेंथ आएगी। वीक जो है इसके अंदर जो एक्सचेंज पार्टिकल जो है वो तुम्हारे पास
बोजोन भी हो सकता है, ठीक है, ओमेगा प्लस माइनस और जेड जीरो। ग्रेविटेशनल में ग्रेविटॉन होता है, ग्रेविटॉन की स्पिन 2 होती है, बाकी इनकी अपने पास बोसोन की एक होती है, फोटोन की एक होती है, ठीक है। ये रिलेटिव स्ट्रेंथ है, ये कैरेक्टरिस्टिक टाइम है, कितने टाइम तक ये एग्जिस्ट करते हैं वो तुम देख सकते हो, कोई खास चीज इसमें है नहीं है। मेन जो है इनकी स्ट्रेंथ है, इनकी स्पिन भी देखो देख लेना, और पार्टिकल्स हैं और इनकी रेंज है, यहां से क्वेश्चन आने के चांस कम है। अगला आता है अपने पास पार्टिकल फिजिक्स। पार्टिकल फिजिक्स वाला पार्ट तुम्हें थोड़ा सा टफ लग सकता है, अगर तुमने पहले से पढ़ा नहीं है, तो पहले से पढ़ रखा है तो कोई ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं। इसमें मेनली जो चीजें है वो थोड़ी सी याद करनी है। एक टेबल, एक या दो टेबल अगर तुमको याद होगी तो तुम्हारा सारा काम चल जाएगा, तुमको कोई दिक्कत जो है वो नहीं आएगी, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन करते हैं। पार्टिकल का क्लासिफिकेशन जो है वो दो भागों में किया गया पार्टिकल फिजिक्स में। कौन सा? एक है लेप्टॉन, एक अपने पास लेप्टॉन, और दूसरा अपने पास हेड्रॉन्स, ठीक है। लेप्टॉन्स जो है, लेप्टॉन्स कौन सी है? लेप्टॉन फैमिली किसको बोलते हैं? लेप्टॉन फैमिली उनको बोला गया जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन फील नहीं करते। लेप्टॉन फैमिली वो है जो मेनली अपने पास वीक इंटरेक्शन में भाग लेती है, ठीक है, मेनली वीक में भाग लेती है, ओके। हाँ, ईएम में भी ले लेती है, पर मेनली किस में भाग लेती है? ईएम में भाग लेती है, ठीक है। और हेड्रॉन्स कौन से होते हैं? ये तुम्हारे पास सब में भाग लेंगे, स्ट्रॉन्ग में भी भाग लेंगे, ईएम में भी भाग लेंगे और वीक में भी भाग लेंगे। हेड्रॉन्स इनको बोला गया। आगे हेड्रॉन दो में बंटे, मेसोन और बारियंस, ठीक है। अब बारियंस कौन से थे? बारियंस थे अपने पास फर्मियंस। बारियन कौन से थे? फर्मियन थे, जिनकी स्पिन जो है वो हाफ और इंटीग्रल थी, 1/2 हो गया, 3/2 हो गया, 5/2 हो गया, 7/2 हो गया, इस तरीके से। मेसोन्स जो है वो कौन से थे? वो बोसोनिक पार्टिकल थे। S = 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, वो थे, ठीक है। अब देखो जो लेप्टॉन थे ना, इसमें तीन फैमिली थी। लेप्टॉन फैमिली में तीन प्रकार के पार्टिकल्स थे। कौन से? इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन, टाउन। कौन से? इलेक्ट्रॉन था, म्यूऑन था, टाउन था। अब इलेक्ट्रॉन आ गया तो इसका एंटी पार्टिकल भी आएगा। इलेक्ट्रॉन है तो पॉजिट्रॉन आएगा, म्यूऑन माइनस है तो म्यूऑन प्लस भी आएगा, टाउ माइनस है तो टाउ प्लस भी आएगा। तीन पार्टिकल तो ये हो गए, तीन ही हो गए, 6। अब देखो जब भी इलेक्ट्रॉन आएगा तो न्यूट्रिनो भी आएगा, और अगर न्यूट्रिनो है, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो है तो इसका एंटी पार्टिकल भी होगा, इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो। म्यूऑन है तो म्यूऑन न्यूट्रॉन न्यूट्रिनो भी होगा, इसका एंटी पार्टिकल भी होगा, म्यूऑन एंटी न्यूट्रिनो। टाउन है, टाउ न्यूट्रिनो है तो टाउ एंटी न्यूट्रिनो भी होगा, है कि नहीं? तो 6 तो यहां लिखे हुए हैं, 6 इसके अपोजिट वाले और हो गए, तो टोटल 12 पार्टिकल हो गए, ठीक है। तो लेप्टॉन्स में टोटल कितने पार्टिकल्स हैं? 12 पार्टिकल, ठीक है। अलग अलग फैमिली है, इस बिहाफ पे इनको नंबर भी डिफाइन किया गया लेप्टॉन फैमिली के अंदर, ठीक है। जो इनको नंबर भी डिफाइन किया गया, जैसे इलेक्ट्रॉन है तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन लेप्टॉन नंबर होगा, वो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसका अपोजिट पार्टिकल है तो उसके लिए -1 हो जाएगा, ठीक है। और न्यूट्रिनो जो आ रहा है यहां पे लिखा होगा अपने नंबर कि जैसे देखो इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन के जो इलेक्ट्रॉन लेप्टॉन नंबर है ना वो होता है +1, ओके। और इलेक्ट्रॉन के साथ क्या निकलता है? इलेक्ट्रॉन के साथ निकलता है न्यूट्रिनो। तो न्यूट्रिनो के लिए जो अपने पास इलेक्ट्रॉन लेप्टॉन नंबर होगा वो होगा -1। या ऐसे याद रखो तुम, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो, ये जो है इलेक्ट्रॉन है और न्यूट्रिनो जो है इलेक्ट्रॉन वाला, उनके लिए लेप्टॉन इलेक्ट्रॉन नंबर जो वो कितना है? +1 है, ठीक है। इनका अपोजिट जाओगे, अपोजिट ये गया, तो ये हो जाएगा -1। इसी प्रकार टाउ ऑन वाला होता तो तुम्हारे पास यहाँ क्या होता? टाउ माइनस, यहाँ क्या होता? न्यूट्रिनो टाउ। तो इनके लिए जो L2 है वो होता +1, दूसरा कितना होता? -1, ठीक है। ये अलग अलग है, ये ध्यान रखना। तुम लेप्टॉन इलेक्ट्रॉन नंबर जो वो टाउ के लिए डिफाइन नहीं कर सकते, जिस प्रकार तुम इलेक्ट्रॉन के लिए L टाउ डिफाइन नहीं कर सकते। मतलब इलेक्ट्रॉन फैमिली के लिए अलग, टाउन फैमिली के लिए अलग, म्यूऑन फैमिली के लिए अलग से इलेक्ट्रॉन नंबर जो वो डिफाइन होंगे। इनको बोला गया L2, Le और Lmu नाम से, ठीक है। ये इतना हो गया अपने पास। इसके बाद है हेड्रॉन। हेड्रॉन में 2 थे, एक था मेसोन, एक था बारियन। बारियन में भी 2 थे, एक था न्यूक्लियॉन्स, एक था हाइपरॉन्स। अब मेसोन में कौन से पाई है, काई है, ईटा है। कौन है? पाई है, काई है, ईटा है। पाई में कौन सा है? पाई +- और 0। काई में काई प्लस और 0, ईटा में ईटा 0, ठीक है। और इनके क्या आ जाएंगे? एंटी पार्टिकल्स आ जाएंगे, ठीक है। एंटी पार्टिकल जो है वो हमेशा उसी फैमिली का पार्ट होते हैं। बारियंस की बात करें तो बारियंस के अंदर 2 पार्ट हैं, एक तो न्यूक्लियॉन्स, एक है हाइपरॉन्स। न्यूक्लियॉन्स में कौन से आते हैं? प्रोटॉन आता है, न्यूट्रॉन आता है। न्यूक्लियॉन्स के अंदर कौन से आते हैं? प्रोटॉन आते हैं और न्यूट्रॉन आते हैं। हाइपरॉन्स के अंदर कौन से आता है? हाइपरॉन्स में आते हैं सिग्मा, ठीक है, ये कैस्केड, ठीक है, लैम्डा और ओमेगा, ठीक है। सिग्मा में कौन से? सिग्मा +- और 0, और ये कौन सा अपने पास? कैस्केड में कैस्केड माइनस और कैस्केड 0, लैम्डा में लैम्डा 0 और ओमेगा में ओमेगा 0, ठीक है। ये अपने पास क्या था? क्लासिफिकेशन थोड़ा सा था, इसमें बहुत ज्यादा कुछ समझाने वाली चीजें नहीं है, आपको थोड़ी याद रखनी पड़ेगी, है ना। बाकी ये नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं कर रखा तो आप उसको ज्वाइन कर लेना, आपको PDF जो है वहां पे मिल जाएगी, तो आप प्रिंट में इसको निकलवा सकते हो और फास्टली कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। अब अपने पास आते हैं कंजर्वेशन लॉज, ठीक है। कंजर्वेशन लॉज जो है ना वो 2 तरीके के होते हैं, एक होता है एग्जैक्ट कंजर्वेशन और एक होता है तुम्हारे पास, एक होता है एग्जैक्ट कंजर्वेशन, एक और होता है अप्रोक्सीमेट कंजर्वेशन लॉ। एग्जैक्ट कंजर्वेशन लॉज कौन से होते हैं? एग्जैक्ट कंजर्वेशन लॉज अपने पास वो लॉज होते हैं जो
कंजर्व होने किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर मैंडेटरी है। एग्जैक्ट कंजर्वेशन लॉज कौन से होते हैं? एग्जैक्ट कंजर्वेशन लॉज वो लॉज होते हैं अगर तुमने वो कंजर्व नहीं किए, ठीक है, वो अगर कंजर्व नहीं रहे तो वो न्यूक्लियर रिएक्शन तुम्हारे पास होगी ही नहीं, ठीक है ना। और तुम्हारे पास ये कौन से वाले अप्रोक्सीमेट कंजर्वेशन लॉज जो है वो कौन से होते हैं? वो होते हैं अगर कंजर्व हो रही है तो ठीक है, नहीं हो रही तो कोई बात नहीं, ठीक है, वो अप्रोक्सीमेट वाले होते हैं। तो एग्जैक्ट वाले कौन से देखो, पहला आता है एनर्जी कंजर्वेशन, मतलब एनर्जी जो है प्रत्येक न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर या प्रत्येक रिएक्शन के अंदर कंजर्व रहनी चाहिए। जैसे कि न्यूट्रॉन जो है वो किस में बदलेगा? प्रोटॉन में बदलेगा, और अपने पास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो में बदलेगा, ठीक है, इसे ऊपर प्रोटॉन में बदल जाएगा। पहले ऊपर वाला अलाउड है, नीचे वाला नॉट अलाउड है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है न्यूट्रॉन का मास जो है वो प्रोटॉन के मास से क्या होता है? ज्यादा होता है, तो ये इसमें जा सकता है। ज्यादा वाला कम में टूट सकता है, पर कम वाला ज्यादा वाले में खुद से नहीं जा सकता, तो ये वाला अलाउड नहीं है और ये वाला क्या है? अलाउड है, ठीक है। यहां से आप ये भी देख सकते हो, ठीक है, क्या कि न्यूट्रॉन का मास ज्यादा है, प्रोटॉन का मास क्या है? कम है, ठीक है। मोमेंटम कंजर्वेशन, इसी प्रकार मोमेंटम कंजर्वेशन है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन है, चार्ज कंजर्वेशन है, लैप्टॉन नंबर कंजर्वेशन है। अगर तुम्हें ये देखना हो कि ये जो न्यूक्लियर रिएक्शन है वो एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, तो आप एग्जैक्ट कंजर्वेशन लॉज यूज करो, ठीक है, जिसमें सबसे बड़ा क्या है? लैप्टॉन नंबर है, ठीक है। लैप्टॉन नंबर चेक कर लो, बारियन नंबर भी इसी का पार्ट है, तो बारियन नंबर भी आप चेक कर सकते हो। जैसे कि मतलब मान लो अपने पास न्यूट्रॉन है वो चेंज हो सकता है प्रोटॉन में, अब प्लस आया है, ये न्यूट्रल है, ये प्लस आ गया, प्लस आया तो इलेक्ट्रॉन आएगा, इलेक्ट्रॉन आएगा तो एंटी न्यूट्रिनो आएगा। तो अब क्या करें? आप लैप्टॉन नंबर चेक करो, लैप्टॉन नंबर आ जाओ, चेक कर लेते हैं। न्यूट्रॉन के लिए कोई इलेक्ट्रॉन नंबर डिफाइन होगा? नहीं होगा, तो जीरो। इलेक्ट्रॉन के लिए इलेक्ट्रॉन नंबर डिफाइन होगा? जरूर होगा, 1। अब ये इलेक्ट्रॉन था तो ये न्यूट्रिनो आता तो +1 आता, एंटी न्यूट्रिनो तो -1। अभी जोड़ो, इधर कितना हो गया? Le 0, इधर भी कितना? Le 0। मतलब यहां लैप्टॉन नंबर क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा, और ये क्या रहेगी? अलाउड रहेगी, ठीक है। ऐसे आप थोड़ा सा चेक कर सकते हो, ठीक है। दूसरा बारियन नंबर भी आप चेक कर सकते हो। बारियन नंबर भी किस में आता है? एग्जैक्ट कंजर्वेशन लॉज में आता है, ठीक है। न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन क्या है? बारियन है तो +1, प्रोटॉन क्या है? बारियन है तो +1, बाकी 0 0, तो बारियन नंबर भी कंजर्व रह रहा है, ठीक है। +1 आएगा बारियन के लिए, -1 आएगा एंटी बारियन के लिए, और 0 आएगा अदर पार्टिकल्स के लिए, ठीक है। दूसरे कंजर्वेशन जो लॉज जो है अप्रोक्सीमेट वाले कौन से? आइसोस्पिन हो गया, स्ट्रेंजनेस हो गया, हाइपरचार्ज हो गया। हाइपरचार्ज नया एक नंबर डिफाइन किया गया वाई, जिसमें बारियन नंबर और स्ट्रेंजनेस आपको दोनों को जोड़ना है। पैरिटी हो गया, चार्ज कंजर्वेशन हो गया, चार्ज कंजुगेशन हो गया, टाइम रिवर्सल और टाइम पैरिटी हो गया, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेट है, मतलब कंजर्व रह भी सकते हैं और नहीं रह सकते। अब ये रहेंगे नहीं रहेंगे उसके भी यहाँ पे और चीजें डिफाइन की जाएगी, वो अपने आगे देखेंगे, ठीक है। जैसे कि मैं तुम्हें बता ही देता हूं, अभी ये देख लो। अब ये क्या है अपने पास? ये अपने पास है आई, ठीक है। आई क्या थी अपने पास? आइसोस्पिन, ठीक है। I3 क्या था? आइसोस्पिन का थर्ड कंपोनेंट, ठीक है। जहां डेल आई क्या हो? 0, मतलब डेल आई 0, मतलब क्या हो गया? तुम्हारी जो आइसोस्पिन है वो कंजर्व है, स्ट्रेंजनेस कंजर्व है, और I3 कंपोनेंट जो है वो भी क्या है? कंजर्व है। अगर ये तीनों कंजर्व है, एक साथ कंजर्व हो रहे हैं, तो वो कौन सा इंटरेक्शन होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। कौन सा होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। अगर तुम्हारे पास EM जो है, तुम्हारे पास क्या है? जो EM इंटरेक्शन है वो कब होगा? अगर डेल आई 0 ये नहीं हो रहा, ठीक है ना, मतलब आई जो है वो कंजर्व नहीं रह रहा, बाकी दो कंजर्व रह रहे, तो वहां EM होगा। अगर दोनों ही कंजर्व नहीं रह रहे, ना तो आई कंजर्व है ना I3 कंजर्व है, लेकिन डेल एच का मान जो है ना वो 0 ना हो, कि या तो 0, +-1 है, मतलब या तो 0 है या +-1 है, ठीक है। मतलब या तो एस कंजर्व हो भी सकता है और एस कंजर्व +-1 भी हो सकता है, डेल एस का मान। अगर डेल एस +-2 हो गया, ठीक है, तब तो वीक भी नहीं होगा, ये VEE के नहीं आएगा, VEA के आएगा, ठीक है। तो क्या समझिए? डेल एस का मान 0, +-1 हो और ये दोनों कंजर्व नहीं रह रहे हो, तो वो इंटरेक्शन कौन सा होता है? वीक होता है। अब दोनों कंजर्व हो, डेल एस कंजर्व हो, I3 कंजर्व हो और आई कंजर्व ना हो, तो वहां EM होगा, और तीनों ही कंजर्व हो जाए तो वहां कौन सा होगा? स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। इस प्रकार ये तुमने देख लिया। अब इनकी टेबल्स जो है, ये टेबल्स देख लो, इन टेबल से तुमको क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। बारियन ऑक्टेट, बारियन ऑक्टेट किसको बोलते हैं? जिसके अंदर तुम्हारे पास प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ठीक है, और सिग्मा जो पार्टिकल्स हैं वो वाले पार्टिकल हैं, ठीक है। एक कैस्केड वाला पार्टिकल आ गया और लैम्डा वाला पार्टिकल आ गया। अब आई देखो, आई आइसोस्पिन कैसे निकालते हैं? कितने पार्टिकल है? जैसे 2 पार्टिकल है, जब 2 पार्टिकल एक जैसे होंगे तो आइसोस्पिन कैसे निकलेगी? 2I+1 इजिकल टू कितने पार्टिकल है? 2, तो 2 से 1 गया यहाँ बचा 1, तो आई इजिकल टू कितना आ गया? 1/2, ठीक है। तो इसके लिए आई कितना आएगा? 1/2 आएगा। अब आई इतना आ गया तो I3 कितना आता है? I3 आता है -I से लेकर के +I, ये मैंने तुम्हें बता दिया है पहले ही, है ना। तो ये कितना आ जाएगा? I3 एक आएगा +1/2, एक आएगा -1/2। न्यूट्रॉन के लिए -1/2 हो जाएगा और प्रोटॉन के लिए +1/2 हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से अपने पास बारियन नंबर की बात करें तो न्यूट्रॉन तो बारियो है नहीं, प्रोटॉन भी बारियन है, ये सारे ही बारियन है कि नहीं? ये सारे के सारे बारियन है, तो इनके लिए बारियन नंबर 1 आ गया, ठीक है।
अब स्ट्रेंज की पार्टिकल बात करें तो स्ट्रेंज पार्टिकल कौन से होते हैं? स्ट्रेंज पार्टिकल वो होते हैं जो प्रोड्यूस तो होते हैं अलग इंटरेक्शन से, ठीक है, और डिके होते हैं अलग इंटरेक्शन से। समझना बात को तुम कि कोई पार्टिकल जो है उसको प्रोड्यूस होने के लिए भी तो कोई ना कोई रिएक्शन हुई होगी, और वो जब खत्म हो रहा है, ठीक है, उसका एंड हो रहा है, तब भी कोई ना कोई रिएक्शन हुई होगी। तो वो रिएक्शन अगर बहुत अलग अलग होते हैं किसी पार्टिकल के लिए तो उस पार्टिकल को बोलते हैं स्ट्रेंज पार्टिकल। अब जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो है ना, ये स्ट्रेंज पार्टिकल नहीं है, ठीक है। अब इस बिहाफ पे स्ट्रेंज नंबर जो है वो डिफाइन किया जाता है जो इनके लिए लिखा हुआ है। अभी 3 पार्टिकल है तो 2i + 1 = 3 करोगे तो 1 से 1 गया, 2 बचा, 2 से 2 गया, i = कितना है 1। अगर i1 आ गया तो तुम्हारे पास i3 कितना आएगा, -i से i, मतलब -1 आएगा, 0 आएगा, +1 आएगा। तो +1 रखा प्लस वाले के लिए, 0 रखा 0 वाले के लिए, -1 रखा माइनस वाले के लिए, ठीक है। इसी प्रकार इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 थे तो ये 1/2 आ जाएगा, 1/2 आएगा तो एक +1/2 बनेगा, एक -1/2 बनेगा, माइनस वाले को माइनस दे दो, 0 वाला जो इसके कंपेयर में प्लस है तो इसको प्लस दिया था, यहाँ p प्लस था तो ये +1/2 था, n क्या था माइनस था तो ये माइनस आ गया, ठीक है, ओके। और इसके अलावा तुम्हारे पास क्या आता है अब ये देखो ये क्या है, अपने पास लैम्डा है, लैम्डा में कोई पार्टिकल है ही नहीं तो 2i + 1 = 0। अब 0 रखोगे कितना, एक ही तो इसके लिए i क्या हो जाएगा अपने पास सिंपली 0 हो जाएगा। सुनो बात, 2i + 1 = कितने पार्टिकल है, एक, तो एक रखोगे, एक से एक गया, i कितना आ गया 0 आ गया, तो ये 0। ये बाकी डाटा जो है वो तुम देख लेना, याद रख सकते हो। कैस्केड जो होते हैं ये अपने पास 2 होते हैं तो इनके लिए जो स्ट्रेंथ नंबर है -2 रहेगा, ठीक है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन के लिए 0 होता है, ये जो सिग्मा है अपने पास इसके लिए होता है -1, ठीक है, और लैम्डा जो इसके लिए होता है -1। ये अब तुम्हें याद रखना, तुम कैसे याद रखते हो, y का मान हाइपर चार्ज जोड़ दो, 1 1 0 0 0 -1 -1 और 0, ये भी याद रख सकते हो। एक फैमिली के लिए जो y का मान है वो सेम आता है, ठीक है, तुम देख सकते हो। अगर आता है स्यूडो स्केलर मेसोन ऑक्टेट के मेसोन्स जो पार्टिकल अपने पास पाई है, काई है, ईटा है, तो उनकी जो है वो टेबल बनी हुई है, ठीक है। i कैसे निकलेगा, i3 कैसे निकलेगा, b कैसे निकलेगा, s कैसे निकलेगा, y कैसे निकलेगा, सारा तरीका मैंने तुमको बता दिया, ठीक है। ये अपने पास काई और काई 0 था, इनका एंटी पार्टिकल है काई माइनस और काई 0 बार, ठीक है, इनका एंटी पार्टिकल है। एंटी पार्टिकल क्या होगा, एंटी पार्टिकल सिंपल रूल है, i सेम रहता है, i3 माइनस में आ जाता है, ठीक है, स्ट्रेंजनेस माइनस में आ जाती है, स्ट्रेंजनेस क्या आ जाती है माइनस में आ जाती है, ठीक है। तो इससे तुम ये जो डाटा है वो देख लेना थोड़ा, ठीक है। और इसी प्रकार अपने पास जो लेप्टॉन्स है, लेप्टॉन्स जो है उनकी भी बात की गई है, इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो है, ठीक है। तो सिंबल क्या होगा इसका, ये होगा, इसका ये होगा, है कि नहीं। चार्ज क्या होगा इसमें माइनस ही होगा, न्यूट्रिनो में कोई चार्ज नहीं तो 0 हो गया। एंटी पार्टिकल की बात करो तो प्लस वाला हो जाएगा पॉजिट्रॉन, ठीक है। इसके बात करो तो बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा। मास की बात करो तो 0.511 MeV है ना, /c², इसका मास होता है किसका, इलेक्ट्रॉन का। न्यूट्रिनो का कोई मास नहीं होता है। मीन लाइफ ये स्टेबल होता है, ये भी स्टेबल होता है। स्पिन की बात करो तो ये सारे क्या है, फर्मियोन्स है, +1/2 इनकी स्पिन होती है। इसी प्रकार ये बाकी हैं वो आप देख सकते हैं, ठीक है। ये मैंने तुमको बता दिया, ठीक है। अब क्या आता है क्वार्क मॉडल, जो अगर पार्टिकल फिजिक्स में क्वेश्चन आया तो बहुत हाई चांस है यहां से आएगा। क्वार्क मॉडल में वो तुमसे क्या पूछेगा, क्वार्क मॉडल में तुमसे ये पूछता है कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन मतलब सर, कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये है डियर स्टूडेंट्स कि अपने पास कोई भी जो पार्टिकल है, एलिमेंट्री पार्टिकल है, चाहे वो प्रोटॉन हो, न्यूट्रॉन हो, कोई भी पार्टिकल हो, ठीक है, चाहे पाइयोन हो, वो कौन से क्वार्क से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। इससे आपके क्वेश्चन आने के चांस जो है वो काफी ज्यादा रहते हैं, ठीक है। तो क्वार्क मॉडल में देखो, क्वार्क मॉडल में पहली बात क्या है, हेड्रॉन्स जो अपने पास मेसोन्स और बारियंस है ना, वो और क्वार्क्स पार्टिकल के मिलके बने होते हैं, और क्वार्क पार्टिकल के मिलके बने होते हैं, ठीक है। देखो हेड्रॉन पार्टिकल जो है वो क्वार्क पार्टिकल के मिलके बने होते हैं। अब क्वार्क पार्टिकल क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। क्वार्क पार्टिकल 6 प्रकार के होते हैं, UDSCTB, अप डाउन स्ट्रेंज कट नहीं सॉरी चार्म टॉप बॉटम, है ना, अप डाउन स्ट्रेंज चार्म टॉप बॉटम। 6 प्रकार के अपने पास क्या होते हैं, क्वार्क्स होते हैं। इनको बोलते हैं फ्लेवर्स ऑफ क्वार्क्स, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज देखो, क्वार्क की प्रॉपर्टीज क्या है, सारे के सारे क्वार्क जो है वो स्पिन हाफ पार्टिकल, मतलब सारे के सारे क्या है अपने पास फर्मियोन्स है, ठीक है। दूसरा आता है अपने पास क्या, बारियन नंबर। सारे के सारे क्वार्क पार्टिकल का जो बारियन नंबर है वो कितना है, 1/3 है, ठीक है। पैरिटी की बात करें तो सारे के सारे क्वार्क पार्टिकल जो है वो इवन पैरिटी शो करते हैं, ठीक है। तो इसकी पैरिटी कितनी आ जाएगी, 1/2, स्पिन आ गई 1/2 और ये आ जाएगा प्लस। अब ये ध्यान रखना, ये तुमसे कभी पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। अब चार्ज की बात करें तो चार्ज का सिंपल है कट CUT वाला जो है ना, चार्म अप और ये टॉप, इन पे चार्ज होता है 2/3, कितना होता है 2/3, बाकी जो बच गया उस पे होता है -1/3, ठीक है। तो कट के ऊपर होता है, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो नोट्स के अंदर, क्या, कट 2/3,
ठीक है, जो चार्म होगा अप होगा और जो टॉप होगा उस पर चार्ज कितना होगा, +2/3 होगा। जो बाकी बच गए उन पे माइनस का 1/3 ई चार्ज होगा। ठीक है, ये तुम्हारा क्वार्क मॉडल का थोड़ी सी बात होगी। ठीक है, ये थोड़ी सी बात होगी, देख लो, एक अप है, एक डाउन है, एक स्ट्रेंज है, एक चार्म है, एक बॉटम है, एक टॉप है। ये इनका मास हो गया, जरूरत नहीं है। चार्ज की बात करो तो कट देख लो कहाँ है, कट देख लो ये रहा, इसका 2/3 कर दो, बाकी का 1/3 कर दो। 12 नंबर सबके लिए सेम है। स्ट्रेंजनेस की बात करो, स्ट्रेंज तो स्ट्रेंज वाले के लिए स्ट्रेंज है, बाकी सारे इसके लिए नॉन स्ट्रेंज ही है, तो इसके लिए स्ट्रेंज नंबर -1 होगा। चार्म वाला सिर्फ चार्म वाले नंबर के लिए, बॉटम के लिए सिर्फ बॉटम वाला, ठीक है, और टी के लिए टॉप वाला। ये सारे के सारे -1 रहेंगे खुद के लिए, बाकी सब के लिए 0 0 0 0 0। ठीक है, अब क्या आता है, बस यही टेबल दोबारा दी गई है। एक ही चीज इस टेबल में नहीं है, क्या तुम्हें पता थी उसके अलावा, आइसोस्पिन। ठीक है, अब अप और डाउन दो है ना, अप और डाउन दोनों एक ही फैमिली के हैं। ठीक है, एक यू है एक डी है। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 2i + 1 = 2। इससे ये गया 1, तो i = कितना आ गया, 1/2। तो एक तो आएगा +1/2, एक आएगा -1/2, है कि नहीं। ठीक है, +1/2 i3, +1/2 किसको मिल जाएगी, आपको मिल जाएगी, -1/2 ये किसको मिल जाएगी, डाउन को मिल जाएगी, है कि नहीं। ठीक है, ये बात तुम थोड़ी सी देख सकते हो, ये अपने आगे जाकर के कहाँ आएगी, काम आएगी थोड़ी। चलें आगे। ठीक है, ये मैंने तुम्हें बता दिया। ये बाकी और भी चीजें हैं वो तुम देख सकते हो। स्पिन देख ली, ठीक है, 12 नंबर देख लिया, ठीक है, एस देख लिया, ठीक है, वाई तुम देख ही सकते हो, वाई किससे आता है, बी + एस से आता है, तो इन दोनों को जोड़ना ही तो है ना। ठीक है, आई तुम्हें बता दिया, अप डाउन के लिए होगा, i3 तुमको बता दिया, Q/E, Q मतलब इनके पास चार्ज कितना है। ठीक है, और इनके Q/E जो है ये रहने दो, किसी काम का नहीं है, छोड़ दो, कोई काम का नहीं है, ये तुम्हारे काम नहीं आएगा, इसको तुम जो है वो थोड़ा सा छोड़ सकते हो, इस वाले को, लास्ट वाले पॉइंट को। अप डाउन को मैंने बता दिया, दोनों के लिए आई का मान ये रहेगा, ये रहेगी, i3 का मान ये रहेगा, आपके लिए ये रहेगा, डाउन के लिए ये चीज काम आएगी आगे जाके। ठीक है, अब आता है देखो तुम्हारे पास ये जो है बने किससे हुए है ना, मेन क्वेश्चन जो आता है ना वो यहीं से आता है, तुम्हारे पास बने किससे होते हैं। अब देखो हाइड्रोन के अंदर दो पार्ट हैं, एक है मेसोन, एक है बारियंस। अब मेसोन्स के लिए, मेसोन्स बारियंस तो है नहीं, तो मेसोन्स के लिए बारियन नंबर कितना होगा, 0 होगा। और मैं ये लेडीज पॉइंटर ले आता हूं, मेसोन के लिए बारियन कितना होगा, 0 होगा बारियन नंबर, और बारियन के लिए बारियन नंबर कितना होगा, 1 होगा। और तुम्हें पता है प्रत्येक क्वार्क पार्टिकल के लिए बारियन नंबर है 1/3, कितना है, 1/3। तो बारियन नंबर इसमें 0 करना है, 0 करना है, तो 0 कैसे होगा बारियन नंबर, बारियन जोड़ो और साथ में एंटी बारियन जोड़ो। अरे है कि नहीं, समझो बात को। तुम्हें मेसोन के लिए बारियन नंबर 0 है, बारियंस के लिए बारियन नंबर 1 है। अब बारियन नंबर 1 करना है, यहां बारियन नंबर 0 करना है। 0 कैसे करोगे, एक तो जोड़ दो ऐसा क्वार्क जिसके लिए बारियन नंबर हो, दूसरा जोड़ दो ऐसा क्वार्क जिसके लिए बारियन नंबर उसका एंटी पार्टिकल हो। समझे क्या मतलब, एक तो अप जोड़ दो और एक अप का एंटी जोड़ दो, तो अप के लिए तो 1/3 हो जाएगा बारियन नंबर, और जो अप का अपोजिट होगा, मान लो अप बार है जो है वो अपोजिट है, ठीक है, तो उसके लिए बारियन नंबर कितना होगा, -1/3 होगा, तो +1/3 और -1/3 0। ठीक है, तो ये मेसोन पार्टिकल जो है वो क्वार्क और एंटी क्वार्क से मिलकर बना होगा, क्योंकि इसके लिए 1/3 आएगा बी, इसके लिए -1/3 आएगा, वो कट जाएगा। ठीक है, बारियन के लिए क्या होगा, बारियन नंबर 1 होगा, तो इसके लिए 1/3 1/3 1/3 3 बारियन जोड़ोगे ना तब जाकर के 3 1/3 बारियन नंबर वाले क्वार्क जोड़ोगे ना तब जाके बारियन बनेगा। तो ये बनेगा पार्टिकल एंटी पार्टिकल से, किसके क्वार्क से, ये बनेगा पार्टिकल पार्टिकल पार्टिकल, 3 क्वार्क पार्टिकल से मिलकर क्या बनेगा, बारियन बनेगा। अब देखो एक बात, एग्जाम्पल तुम्हें यहां लिखा हुआ है, ध्यान से इनको समझ लेना, तुम्हें चीजों का डिफरेंट जो डाउट वगैरह है सब दूर हो जाएगा। ठीक है, K+ तुम्हारे पास चार्ज है, ठीक है, ये बारियन नंबर है, नो डाउट, और ये एक स्ट्रेंज पार्टिकल है, तो ये स्ट्रेंज पार्टिकल, इसकी स्ट्रेंजनेस कितनी रहेगी, 1 रहेगी, पहली बात। दूसरी बात, तीसरी बात, इस पे जो चार्ज कितना है, 1 है। ठीक है, चौथी बात और कर लें क्या, चौथी बात और कर लें, इसके लिए बात कर लेते हैं हमने किसकी, आई की बात कर लो आप, इसके लिए आई कितना है, देखो तुम्हारे पास किसका, K पॉजिटिव की बात कर रहा हूं मैं ना, K पॉजिटिव के लिए देखो आप, K पॉजिटिव के लिए जो I है वो 1/3 है, और i3 जो है वो 1/2 है। ठीक है, 1/2 1/2 ही है, दोनों चीज है ना। ठीक है, I भी 1/2 है और i3 भी क्या है, 1/2 है। ठीक है, ओके। अब पहली बात तो ये देखो, ये स्ट्रेंज है, ठीक है, और एस क्वार्क के लिए स्ट्रेंजनेस नंबर कितना होता है, -1 होता है, अपने को कितना चाहिए, +1 चाहिए, तो अपने एस बार तो आएगा ही आएगा, नो डाउट। ठीक है, अब एक यहां आएगा क्वार्क, अब जो क्वार्क है वो कौन सा है, i3 अपने को 1/2 करना है, i3 सिर्फ और सिर्फ अप क्वार्क के लिए 1/2 होता है, तो यहां अप के अलावा कोई आ ही नहीं सकता। मान लेते हैं i3 होता -1, -1/2, तो यहां डाउन आता है कि नहीं।
ठीक है। अब डाउन आता, मान लेते हैं डाउन आता, ठीक है, डाउन के लिए चार्ज कितना है, -1/3 E, ठीक है। ये इसके लिए कितना होगा, -1/3 होता स्ट्रेंथ के लिए, इसके आएगा +1/3, तो ये कट जाएंगे आपस में, कितना आ गया चार्ज 0, ठीक है। तो अगर K 0 होता, ठीक है, तो इट वाज गुड। अब ये कॉम्बिनेशन बना है, इसमें चार्ज चेक करो, कट के ऊपर कितना होता है 2/3, स्ट्रेंथ के लिए कितना होता है -1/3, और ये एंटी है तो ये आएगा +1/3, तो ये कितना बना, E बन गया ना, प्लस E बन गया, ये देखो प्लस का चार्ज आ गया इस पर। इस तरीके से आपको चेक करना है, ठीक है। वो आप थोड़े से आगे मैंने प्रैक्टिस दी हुई है, वो आप थोड़ी सी देख लेना। प्रोटॉन की बात करूं मैं, 12 नंबर 1, 4 नंबर 1, स्ट्रेंज पार्टिकल है क्या, नहीं है, तो स्ट्रेंज नहीं है तो ना तो S आएगा ना NTS आएगा, बात गई, ठीक है। ये बात S वाली बात तो गई, ठीक है। अब देखो बात क्या, एक बात ये और है कि P के लिए I3 का मान कितना है, 1/2 है, ओके। 3 पार्टिकल्स आएंगे, अब 1/2 रखना है तो एक U आ सकता है, दूसरा U आ सकता है, 1/3 1/3, अब 2 1/3 आगे इसको काटना पड़ेगा, डी ले आओ। अगर तुम कर दोगे इसको UDD तो -1/3 -1/2 -1/2 +1/2, तो ये तो -1/2 हो गया, तो ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ठीक है। अब ये -1/2 बन गया, ये न्यूट्रॉन के लिए था, तो ये न्यूट्रॉन का कॉम्बिनेशन बनेगा और ये प्रोटॉन का कॉम्बिनेशन बनेगा। अब इसे चार्ज भी चेक कर लो, 2/3 2/3 -1/E, 2 + 2 -1 डिवाइड बाय 3, 4 - 1 3, 3/3 1, तो ये आ गया प्लस का E। तो ये क्या आ गया अपने पास, UUD आ गया। अब ये कह रहा है दो U पार्टिकल्स में आ गए, दो इसमें U पार्टिकल्स में आ गए, तो ये कह रहा है इसने पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है ब्रेक कर दिया। अरे भाई नहीं ब्रेक किया, क्यों नहीं ब्रेक किया, क्योंकि जो यहां UU है ना, ये दोनों U सेम नहीं है, एक U अलग कलर का है, दूसरा U अलग कलर का है, समझ रहे हो ना, तो ये सेम नहीं है, ठीक है। U में भी डिफरेंशिएट होता है, तो यहां पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है वो ब्रेक नहीं हुआ, ये आपको समझाने के लिए बात यहां लिखी गई है, ठीक है। इस तरीके से आप जो है कॉम्बिनेशन बना सकते हो। ये आगे खूब सारे कॉम्बिनेशन जो है मैंने लिखे हुए हैं, वो आप देख लेना, ठीक है। वो आप जो है पार्टिकल से कॉम्बिनेशन जो है वो आप देख सकते हैं। अब एक अपने पास बचता है पोटेंशियल बिटवीन क्वार्क्स। अब जो क्वार्क है ना, वो आपस में इंटरेक्शन करेंगे तो इनके बीच भी पोटेंशियल लगता है। वो पोटेंशियल अपने पास किस तरीके का होता है, VR = अल्फा R माइनस का बीटा बटे R। ये पोटेंशियल जो है वो यूज किया जाता है। अब R क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू क्वार्क है, इसमें लार्जर R के लिए तो ये वर्क करेगा और स्मॉल R के लिए ये वाला वर्क करेगा, ठीक है। ओके, चलें आगे, आ जाओ आगे चलते हैं। इसके बाद अपने पास क्या आता है, ड्यूट्रॉन। अब ड्यूट्रॉन के लिए देखो क्या होता है, ड्यूट्रॉन के लिए अपने पास क्या है, सिंपल सी बात है, ड्यूट्रॉन के अंदर अपने पास सिर्फ प्रॉपर्टीज है ना, वहां से क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। ड्यूट्रॉन एक देखो, एक प्रोटॉन है एक न्यूट्रॉन है, ठीक है। एक स्टेट तो ये होगी एक प्रोटॉन प्लस एक न्यूट्रॉन, या फिर हो गया एक न्यूट्रॉन, या हो गया एक प्रोटॉन एक प्रोटॉन। इन तीनों स्टेट में से सिर्फ एक ही बाउंड स्टेट एग्जिस्ट करती है, वो है ड्यूट्रॉन, 1h2 न्यूक्लियस की। तो ड्यूट्रॉन ही क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन का कॉम्बिनेशन ही एग्जिस्ट क्यों कर रहा है, दो प्रोटॉन का एग्जिस्ट क्यों नहीं कर रहा, दो न्यूट्रॉन का एग्जिस्ट क्यों नहीं कर रहा, ठीक है। इसके बारे में जानने के लिए ड्यूट्रॉन के बारे में पढ़ा गया, ठीक है। ड्यूट्रॉन की प्रॉपर्टी देख लो, और मुझे 200% यकीन है अगर क्वेश्चन आया तो प्रॉपर्टीज से आएगा। प्रॉपर्टीज क्या है ड्यूट्रॉन की, बाइंडिंग एनर्जी 2.2 MeV होती है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है 1.11 होती है, ठीक है। लोवेस्ट पार्टिकल, लोवेस्ट एटॉमिक मास वाला पार्टिकल जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के अंदर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कराओ के अंदर एग्जिस्ट करता है वो ड्यूट्रॉन, ठीक है। इसकी स्पिन पैरिटी की बात करें, वो मैंने निकाल के दिखाई दी तुम्हें, सेल मॉडल के अंदर वो 1+ आती है। रेडियस की बात करें तो 1.96 फर्मी आती है। आइसोस्पिन की बात करें तो I = 0 आता है, ठीक है। और मैग्नेटिक मोमेंट की बात करें तो वो अपने पास कितना आता है, 0.857 म्यून आता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन क्वाड्रुपल मोमेंट की बात करें तो वो μd = 0.289 E फर्मी स्क्वायर आता है। यहां से आपका क्वेश्चन जो है वो आ जाएगा, खेल खत्म हो जाएगा यहां से, ठीक है। अब देखो सेल मॉडल से अपने इसकी स्पिन पैरिटी निकाली, वो आई थी 1+ आई, मतलब J का मान 1 है, ठीक है, और प्लस आई है, मतलब L का मान कितना होगा, 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा। अब देखो अगर J का मान आपको 1 करना है, L का मान 0 है, तो क्या होगा, 0 और 1 कॉम्बिनेशन करके 0 के साथ 1 कब बनेगा, जब स्पिन 1 होगी तो 0 और 1 मिलकर 1 बना देंगे, ठीक है। 2 के साथ भी 1 हो सकता है, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बन जाएगा, मतलब या तो ये होगा या तो ये एग्जिस्ट करेगा, इसके साथ क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, ये कॉम्बिनेशन बनेगा, ठीक है। अब देखो अपने पास, अब देखो दो अपने पास अगर मान लेते हैं, या तो प्रोटॉन प्रोटॉन है, ठीक है, या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन है, या क्या है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, ठीक है। ये वाला कॉम्बिनेशन है, ओके, ठीक है। तो इसमें देखो अपने पास एक मिनट रुको, हाँ,
अब देखो ये क्या आ गया, स्पिन क्या आ गई, 1 आ गई। स्पिन जब 1 आती है ना तो ये बनता है कौन सा कॉम्बिनेशन अपने पास, सिमेट्रिक। कौन सा बनता है, सिमेट्रिक। तुमको याद हो तो दो स्टेट होती है, एक तो होता है x इजिकल टू 1 वाला, ठीक है, और एक होता है अपने पास x इजिकल टू हाफ वाला, ठीक है। इसको बोलते हैं कौन सी, सिंगलेट। कौन सी स्टेट, सिंगलेट स्टेट। इसको बोलते हैं कौन सी, ट्रिपलेट स्टेट, ठीक है। ये जो स्टेट होती है ये होती है सिमेट्रिक। क्यों, क्योंकि 1 कैसे बनेगा, 1 ऐसे ही बनेगा जब दोनों स्पिन पार्टिकल अप होंगे या क्या होंगे, डाउन होंगे। तो इनको चेंज करो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इसको इधर ले आओ इसको इधर ले आओ, पता चला क्या, नहीं पता चलता, ठीक है। तो ये जो है ये अपने पास कौन सा कॉम्बिनेशन है, सिमेट्रिक कॉम्बिनेशन है। और साई जो टोटल होता है वो अपने पास 3 पार्टिकल से, 3 पार्ट से मिलकर बनता है, साई स्पेस, साई स्पिन, साई एसोस्पिन। ये जो समझा रहा हूं ये तुम्हारे काम का नहीं है, एडवांस का क्वेश्चन है, मैं समझा देता हूं फिर भी, ठीक है ना। साई स्पेस, साई स्पिन और साई एसोस्पिन है। साई स्पेस है ना, यहां देखो एल का मान कितना हो सकता है, 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है। तो एस 0 वाले की बात करके देखो, एस जो है तुम्हारे पास, एस ऑर्बिटल जब बनेगा तो वो सिमेट्रिक होगा, ठीक है। तो ये तो सिमेट्रिक हो गया। स्पिन की बात करें, ठीक है, स्पेस वाला पार्ट एल से क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। स्पिन वाला पार्ट करें वो यहां से देखो, ये भी सिमेट्रिक हो गया। अब है किसका सिस्टम ये, न्यूट्रॉन जो है वो किसका बन रहा है, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का बन रहा है। तो ये फर्मियोनिक सिस्टम। फर्मियोनिक सिस्टम का नियम है टोटल वेव फंक्शन जो है वो हमेशा एंटी सिमेट्रिक होगा। फर्मियोनिक सिस्टम के एंटी सिमेट्रिक होने के लिए ये सिमेट्रिक कर दिया, ये सिमेट्रिक कर दिया, तो इसको एंटी सिमेट्रिक करो तभी तो ये एंटी सिमेट्रिक बनेगा, है ना। तो इसको अगर आप एंटी सिमेट्रिक करते हो तो आइसोस्पिन क्या होनी चाहिए, एंटी सिमेट्रिक होनी चाहिए। अब आइसोस्पिन एंटी सिमेट्रिक होने का मतलब क्या है, आइसोस्पिन एंटी सिमेट्रिक होने का मतलब है कि तुम्हारे पास आई का मान जो है वो 1 नहीं आना चाहिए। आई का मान जो है वो 1 नहीं आना चाहिए, ठीक है। 2 पार्टिकल तो है तो ये 1 हो गया, ये 0 हो गया ना, 0 हो गया। 2 पार्टिकल जब है तो ये 1 है, ये 0 है। मतलब आई का मान जो 1 नहीं आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ठीक है। अब देखो I3 का मान कितना था, प्रोटॉन के लिए 1/2 था, न्यूट्रॉन के लिए 1/2 था। अगर सिर्फ इससे बना दोगे, सिर्फ इससे बना दोगे, प्रोटॉन प्रोटॉन से बना दोगे तो आई का मान, I3 का मान कितना आ गया, आई का मान कितना आ गया, 1 आ गया। कितना आ गया, 1 आ गया, जो हमारे काम का नहीं है। अपने को बनाना है कैसा, एंटी सिमेट्रिक, ठीक है। न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन का बनाओगे तो भी बनाएगा, वो भी काम का नहीं है, क्योंकि वो भी क्या बनेगा, सिमेट्रिक बना है, यहां से देखो, ठीक है ना, सिमेट्रिक बन रहा है। तो अपने क्या होगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन ही अपने काम का है, +1/2 I3 -1/2 I3 4 न्यूट्रॉन, दोनों को जोड़ोगे तो 0, ठीक है। तो यही अपने काम का है। इसलिए सिर्फ और सिर्फ कौन सी स्टेट एग्जिस्ट करती है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन एग्जिस्ट करती है, बाकी एग्जिस्ट नहीं करती। क्वाड्रपल मूवमेंट निकालना हो तो उसका जो फॉर्मूला है वो ये है, जो अपने ऑलरेडी ईडी के अंदर पढ़ चुके हैं, ठीक है। न्यूट्रॉन के लिए क्वाड्रपल मूवमेंट ये आता है, ठीक है। अब ये चीज ऑब्जर्व की गई कि L0 है किसके लिए, 3s1 के लिए, ठीक है। तो इसका जो, जिसमें तुम्हारे पास स्फेरिकल सिमेट्री पाई जाती है उसके लिए तो क्वाड्रपल मूवमेंट कितना आता है, 0 आता है, ठीक है। पर हमने क्या देख रहे हैं, न्यूट्रॉन के लिए तो क्वाड्रपल मूवमेंट एग्जिस्ट करता है। मतलब जो न्यूट्रॉन की ग्राउंड स्टेट है वो सिर्फ S से मिलकर नहीं बनी हुई, वो सिर्फ S से मिलकर नहीं बनी हुई, वो D से मिलकर और बनी हुई होती है, ठीक है। तो तुम्हारे पास जो ग्राउंड स्टेट है न्यूट्रॉन की वो 3D1 और 3D1 का 3s1 और 3D1 का मिक्सर होती है। अगर 3s1 से बनी होती तो क्वाड्रपल मूवमेंट 0 आता, क्यों, क्योंकि S है तो L इक्वल टू 0 है, तो स्फेरिकल सिमेट्रिक है कि नहीं। तो QD 0 नहीं है, इसका मतलब है वो S और D स्टेट से मिलकर बना है। मतलब ये जो ग्राउंड स्टेट जो है न्यूट्रॉन की वो S स्टेट से और D स्टेट से मिलकर बनी है, ठीक है ना। इसमें S वाला होने की प्रोबेबिलिटी 0.96 है और D वाला होने की प्रोबेबिलिटी 0.04 है, ठीक है। और न्यूट्रॉन के अंदर ओनली एंड ओनली कौन सी स्टेट एग्जिस्ट करती है, ग्राउंड स्टेट एग्जिस्ट करती है, इसके अलावा कोई स्टेट एग्जिस्ट नहीं करती। क्यों, क्योंकि अगर इसकी हाईएस्ट स्टेट निकाली जाए, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट निकाली जाए, तो उसमें जो न्यूट्रॉन की जो रेडियस आती है ना वो आ जाती है 1 फर्मी से बड़ी। मतलब वो रेडियस इतनी बड़ी आ गई जितने के अंदर न्यूक्लियर फोर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा, है ना। मतलब न्यूट्रॉन के लिए ग्राउंड स्टेट ही एग्जिस्ट करती है और तुम्हारे पास हायर स्टेट्स या फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। ये तुम्हारे पास पूरी की पूरी न्यूक्लियर फिजिक्स थी, किसकी, एमएससी वाले पोर्शन की, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूं पूरी की पूरी तुमको एमएससी फिजिक्स जो मैंने करवाई है वो बढ़िया तरीके से समझ में आ रही होगी। फिर भी कोई डाउट रहता है कमेंट डाउन कर देना। और तुम्हें इस वीडियो में कोई भी इशू लग रहा हो, चाहे वॉइस का इशू लगाओ, चाहे कैमरा क्वालिटी का इशू लगाओ, तुम थोड़ा बता सकते हो, मैं उसको इंप्रूव करने की ट्राई करूंगा, ठीक है। क्योंकि अभी जो अपने 3-4 वीडियो रहे हैं ना वो सारे के सारे मेरे को घर से ही बनाने पड़ेंगे। मेरा सेटअप जहां मेरा वर्क प्लेस है वहां मैं भी जा नहीं सकता, है ना, अगले 1 महीने तो नहीं जा सकता। तो सारे वीडियो आपको अभी यहीं से मिलेंगे ऐसे ही, ठीक है। अभी कुछ ज्यादा कुछ रहा नहीं गया है। यूट्यूब पे अपने जो वीडियो 3-4 वीडियो हो रहे हैं, ठीक है। शॉर्ट वीडियो जो आएंगे वो तो इसमें तो इनकी जरूरत नहीं होती, वो तो फोन से बनते हैं, ठीक है। दूसरी बात, जो नए बैचेज होंगे वो तभी स्टार्ट होंगे जब मैं वहां चला जाऊंगा, ठीक है। अभी मेरे को घर पे थोड़ा काम है, वो मैं काम वाम करवा के फिर ही जाऊंगा, ठीक है। और इसकी PDF तुमको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पे इसकी PDF जो है अपने वो डाल देंगे, ठीक है। वहां से आप डाउनलोड जो है वो कर लेना, ठीक है, पहली बात। और इसके अलावा
इसके अलावा ये बात कि अगर सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो, ठीक है। बढ़िया तरीके से तैयारी करो, पूरा मोटिवेट होकर रहो, टाइम तुम्हारे पास बहुत कम बचा है ना। टेस्ट सीरीज लगाओ, टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं कर रखी, अपने वाली ज्वाइन कर लो, तुमको वहाँ पीडीएफ दे देंगे, तो पीडीएफ रूप में अटेम्प्ट करना, फिर मैं उसका एनालिसिस करके आपको दे दूंगा, तो आपका सब काम जो है बहुत स्मूथली चलेगा, कोई समस्या जो आपको नहीं आएगी, ठीक है। इतना सारा कुछ इस वीडियो में था, जितना था मैंने तुमको बता दिया, ठीक है। और सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, ऐप डाउनलोड कर लेना, और मस्त रहो, स्वस्थ रहो, आगे बढ़ते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, बाय।